हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजिटल इरा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लास्ट चैप्टर कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। अभी तक हमने देखा अकाउंटिंग, हमने देखा लेजर प्रिपरेशन 11 में, हमने देखा कैश बुक प्रिपरेशन, सब्सिडरी बुक प्रिपरेशन, पेटी कैश बुक कैसे मैनेज करते हैं। इसके बाद हमने देखा फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सोल ट्रेडर का कैसे बनाते हैं। फिर हमने देखा पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स देखा हमने, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। सारी चीजों में मैंने आपको क्या बताया, कैसे कैसे आप एंट्री करेंगे। आपको दिख रहा है वहां पर डेटर्स कहां जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा था। दैट इज व्हाट, दैट इज अ मैनुअल अकाउंटिंग, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है, अकाउंटिंग को जानना हमारे लिए जरूरी था। हम उस बेस पे पूरा स्टडी कर रहे थे कि कैसे कैसे अकाउंटिंग की जाती है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर 12th में जो फाइनल चैप्टर बताया गया, दैट इज कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, क्योंकि आज का टाइम जो है वो बहुत मॉडर्नाइज टाइम हो गया है, जहां मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है, अकाउंटिंग फुल्ली फंक्शनली क्या हो रही है, सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गई है, कंप्यूटर बेस्ड हो गई है। ऐसे में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा अकाउंटिंग, सारे ट्रांजेक्शन जो है वो क्या हो रहे हैं, कंप्यूटराइज हो रहे हैं, कंप्यूटराइज ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो हमें क्या होना है, हमें मॉडर्न टाइम के साथ क्या होना है, खुद को भी अपडेट रखना है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए क्या है, कंप्यूटर्स का अकाउंटिंग में कैसे यूज होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किस तरह से यूज होते हैं, ये सारी चीजें जानना स्टूडेंट के लिए भी जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे सिलेबस में इस चैप्टर को दिया गया है। ये भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होना चाहिए, स्टडी के पर्पज से भी देखे और अगर एग्जाम के पर्पज से देखे तो भी इसमें से मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं फॉर 5 मार्क्स, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें अगर पूरी स्टडी हमने की है तो हम इजीली इनके आंसर्स दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन पार्ट, जहां पे बोला गया कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, जिसे कहा है CAS। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम नथिंग बट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होता है, पूरा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर सारी चीजें पहले से प्रोग्राम होती है। अगर मैंने एक एंट्री कर दी कि यहाँ मैंने मिस्टर राम से माल परचेस किया, तो सिर्फ वो राम से माल परचेस किया, सिर्फ परचेस की एक एंट्री मेरे करते ही मेरे अकाउंट में वो एंट्री डायरेक्ट हो जाएगी, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में वो एंट्री डायरेक्ट परचेसेस में दिखने लग जाएगी। और मैंने अगर माल उधारी में, मतलब मैंने माल अगर क्रेडिट में परचेस किया है, तो सीधे सीधे वो अकाउंटिंग एंट्री सीधे सीधे क्या हो जाएगी, सीधे मेरे क्रेडिटर्स में भी दिखने लग जाएगी। मतलब सारी एंट्री एट अ टाइम, सिर्फ एक एंट्री परचेस की मैं करूंगा, सारी एंट्री ऑटोमेटेड जो है, ऑटोमेटेड इंटीग्रेटेड सिस्टम पूरा रेडी है, जो जिसके अंदर मेरे परचेस की एंट्री करते ही सारी एंट्रीज डायरेक्ट हो जाती है। सो दैट इज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। हमारे सिलेबस के अंदर हमें जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया, दैट इज टैली। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने स्टडी भी किया होगा टैली को, राइट। सो टैली इज द अकाउंटिंग, सिंपली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो कि मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, इंडिया में ही बना हुआ है, वो बैंगलोर में इसका हेड ऑफिस है। तो इस टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज करती है आज के टाइम में। तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें बुक में दी गई है। हम लोग भी टैली को ही एक बेस पकड़कर उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें पढ़ेंगे। आपको इजीनेस भी होगी और आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो लोग अकाउंटिंग करना चाहते हैं या फिर जो अकाउंटिंग में जॉब करना चाहते हैं आगे, तो उन्हें टैली से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं टैली को ही बेस पकड़ता हूं। हम लोग जब भी किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, लेट्स एज्यूम हम लोग सिर्फ टैली की बात कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में जहां जहां भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसके जगह पे मैं सिर्फ टैली यूज करूंगा, टैली वर्ड यूज करूंगा। तो आपको भी पता होना चाहिए टैली मींस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं टैली सॉफ्टवेयर के बारे में। तो टैली सॉफ्टवेयर जो है वो इतना ईजी होता है कि वैसे ही सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इतने ईजी होते हैं कि आप सिर्फ एक एंट्री करिए और आपको सारी एंट्रीज हो जाती है। जबकि मैन्युअली हम लोग करते, तो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग परचेस लेजर में एंट्री करेंगे, फिर परचेस किससे किया, राम से किया, तो राम के लेजर में एंट्री करेंगे। इस तरह से क्रेडिटर्स अकाउंट मेंटेन करते हैं, फिर फाइनली जाके बैलेंस शीट जब बनाते होते हैं, जब फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं, तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम लोग ही एंट्री करते हैं, क्रेडिटर्स में भी बैलेंस शीट के, लायबिलिटीज साइड में क्रेडिटर्स में भी हम ही एंट्री करते हैं। दैट्स अ मैन्युअली पार्ट। अब क्या होगा, अकाउंटिंग के जो अपडेटेड वर्जन सारे आगे, अपडेटेड सॉफ्टवेयर आगे, उसमें क्या हो रहा है, एक एंट्री आप करिए सिर्फ परचेसेस की, आपने किसी से माल खरीदा, आपने किसी को माल बेचा, बस उतने ही आपको वाउचर एंट्री करने, सिर्फ एक वाउचर, और सारी एंट्रियां ऑटोमेटेड हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज जहां पे क्या हो रहा है, कलेक्शन ऑफ डेटा भी हो रहा है, डेटा बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में अपने को मिल भी जाता है। तो ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हो रहा है, मैनेजमेंट ऑफ डेटा, वो सारे डेटा वहां पे क्या हो रहे हैं, मैनेज हो रहे हैं, प्रॉपर वे में मैनेज होते हैं डेटा। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप राम का अकाउंट ओपन करिए, सीधे आपको राम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप लेजर में जाके फिर क्रेडिट परचेस का अकाउंट ओपन करेंगे, आपको सिर्फ क्रेडिट परचेस मिल जाएगा, कहां से कितना क्रेडिट परचेस किया है, तो उसमें आपको स्पेसिफिकली दिख जाएगा राम से आपने इतना परचेस किया है। ठीक है, आपको फाइनल अकाउंट जो है, हम लोग हमेशा क्या करते थे, 31 मार्च के बाद बनाते थे। इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को जब भी आप यूज करोगे, टैली को आप जब भी यूज करोगे, आपको क्या करना है,
आपको एट अ टाइम मतलब जिसे रियल टाइम बेसिस कहा जाता है। रियल टाइम मतलब मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, जब मैंने ट्रांजेक्शन एंट्री किया उस सेम टाइम उसे कहा जाता है रियल टाइम बेसिस। तो रियल टाइम में मुझे क्या हो जाता है, एक्यूरेट डेटा पूरा मिल जाता है। मैंने परचेस की एंट्री की, सेम टाइम पे मैं जाके अगर ट्रायल बैलेंस चेक करूंगा, सेम टाइम में जाके अगर फाइनल अकाउंट मतलब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करूंगा, सेम टाइम पे मैं जाके क्या करूंगा, बैलेंस शीट चेक करूंगा, मुझे सारे के सारे इंफॉर्मेशन तुरंत एट अ टाइम वहां पे मिल जाएगी। सो दैट्स अ फास्टेस्ट वे ऑफ अकाउंटिंग, जहां पर क्या हो रहा है, एक एंट्री करते ही सारे के सारे ट्रांजेक्शन मिल जाते हैं, मैनेजमेंट हो रहा है सारा डेटा, और उस डेटा के ऊपर क्या हो रहा है, कंट्रोलिंग भी हम लोग इजीली कर सकते हैं। मतलब हम अकॉर्डिंगली जो भी डिसीजन मेकिंग करना है मैनेजमेंट को, हमारा जो मैनेजमेंट है कंपनी का, उनको सारा रियल टाइम डेटा मिलता है। उससे अकॉर्डिंगली वो लोग क्या करते हैं, इजीली सब एंट्रीज चेक करके इजीली मैनेजमेंट रिपोर्ट निकाल सकते हैं और इजीली कोई भी डिसीजन बना सकते हैं। सो सब कुछ बहुत फास्ट हो गया है। देखते हैं क्या क्या फायदे हैं इसके। सो वेरी फर्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं फीचर्स क्या है कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करने के। सो सबसे पहला फीचर्स हमें क्या कह रहा है, सिंपल एंड इंटीग्रेटेड डेटा। ठीक है, क्या होता है सिंपल एंड इंटीग्रेटेड डेटा? तो जैसे मैंने आपको बताया, मुझे क्या करना है, एक एंट्री करनी है। तो एक एंट्री में मतलब सिंपली कोई भी एंट्री कर ले, इंटर करना, एक बार किसी को आ गया और सिंपली इंटर कर देगा एक एंट्री। एक एंट्री करने से इंटीग्रेटेड डेटा पूरा मुझे मिल जा रहा है। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने राम से उधारी में मतलब राम से क्रेडिट में परचेस किया, दैट्स इट। वो सिर्फ मैं एक एंट्री कर रहा हूं कि राम से मैंने क्रेडिट में परचेस किया, बस एक एंट्री मैंने की वाउचर की, परचेस वाउचर में जाके एक एंट्री कर ली, राम से मैंने क्रेडिट में परचेस किया। और उसके बाद क्या हो गया गाइस, उसके बाद वो एंट्री जो है इंटीग्रेटेड डेटा के रूप में मैं अगर जाऊंगा परचेसेस में, मुझे दिखेगा राम से मैंने परचेस किया। मैं अगर चले जाता हूं क्रेडिटर्स में तो मुझे वहां पे राम का नाम दिख जाएगा। मैं अगर चले जाता हूं कि परचेसेस में मतलब मैं अगर चले जाता हूं राम के लेजर में तो वहां पे मुझे दिख जाएगा कि राम को कितना पैसा देना बाकी। पूरा इंटीग्रेटेड डेटा सिर्फ एक एंट्री से मिल जा रहा है। तो सिंपल एंड इंटीग्रेटेड डेटा आ गया। ठीक है, सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कंप्लीट एंड ट्रांसपेरेंसी। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी का मतलब यह है कि मैं क्या है, कोई भी चीज ट्रांसपेरेंट है, किसी से मैं इसमें कुछ छुपा नहीं सकता। जैसे मैंने आपको बताया ना, हम लोग जैसे पढ़ रहे थे मैनुअल अकाउंटिंग में क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग होता है, लोग डेटा के साथ छेड़छाड़ करते हैं, डेटा को चेंजेस करते हैं। सो यहां पर अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है कि मतलब कोई अदर पर्सन आके उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ऑथोराइज पर्सन के साथ काम हो रहा है। तो उस सॉफ्टवेयर को वही पर्सन यूज कर पाएगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड होती है, जब भी आप टैली ओपन करते हो, आपने अभी तक शायद सीखने के लिए यूज किया होता है, वो डायरेक्ट ओपन होता है। बट जैसे जैसे कंपनीज लेवल पे जाते हैं तो उसमें एक लॉगिन आईडी पासवर्ड पहले लगता है, तो उसके बाद ही स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीजों के साथ क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है कि मतलब उस डेटा को कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद आया है एक्यूरेसी एंड स्पीड। एक्यूरेसी एंड स्पीड बहुत है। एक्यूरेसी की बात करते पहले, चलिए एक्यूरेसी एंड स्पीड को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सो एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर ह्यूमन एरर होने के चांसेस ज्यादा है। अगर मैं मैनुअल अकाउंटिंग कर रहा हूं, मेरे से टोटली मिस्टेक हो सकती है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, बड़े अमाउंटिंग फिगर के साथ अगर मैं कोई चीज कर रहा हूं तो मेरे साथ मेरे से मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहा हूं, मैं डिवाइड कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, तो मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो मुझे अगर किसी फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, मैं सिर्फ 10% डालूंगा, वो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेगा 10% कितना है। ठीक है, तो वहां पर एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अगर किसी चीज को एड ऑन करना है, मैं क्रेडिट परचेस है तो मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ परचेसेस की एंट्री करते जाऊंगा, राम से, श्याम से, हमीद से और किसी से मैंने जिससे से परचेस किया, सारे सिर्फ एंट्रीज कर दी परचेस की मैंने। और जब सारी एंट्रीज मैंने कर दी, उसके बाद क्या करूंगा, मैं सिर्फ परचेज अकाउंट में चले जाऊंगा, वो सारी चीजें मुझे एड ऑन करके डायरेक्ट मिल जाएगी। क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस तरह से प्रिपेयर किए गए कि सारे जो भी सारे टोटल्स करने हैं, जो भी सारे डिडक्शन करने हैं, वो सारी चीजें ऑटोमेटेड होते जाती है। मुझे हर चीज के लिए क्या करना है, इंस्ट्रक्ट सिर्फ करना है। मैं सिर्फ इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं कि मुझे 10% डेप्रिसिएशन एवरी ईयर चार्ज करना है, वो अपने आप चार्ज करते ही रहेगा। सो यहां पर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी का पॉइंट भी आपका क्लियर हो रहा है कि देखिए ट्रांसपेरेंसी कैसे है। 10% डेप्रिसिएशन एवरी ईयर चार्ज करना है तो मैं भूल सकता हूं किसी साल चार्ज करना अगर मैं मैन्युअल अकाउंटिंग कर रहा हूं, लेकिन सॉफ्टवेयर कभी नहीं भूलेगा। सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एवरी ईयर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी दोनों चीजें समझ गए यहां पर। अब बात आती है स्पीड पे। सो गाइस, जब एक्यूरेसी इतनी परफेक्ट है, जब मैं स्पीड की बात करता हूं, मैं ह्यूमन हूं, अगर मैं ह्यूमन बीइंग हूं और मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मुझे टाइम लगेगा। सॉफ्टवेयर को टाइम नहीं लगता। अब आपने कैलकुलेटर देखा होगा, सबने देखा होगा कैलकुलेटर, राइट? कैलकुलेटर में क्या होता है, कैलकुलेटर में भी सिर्फ सॉफ्टवेयर काम करता है। उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड एक छोटी सी चिप बैठा दी गई है। आप 1+1 करते हो, आपको तुरंत वो 2 बता देता है।
और कभी कभी सॉफ्टवेयर में जब प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको ये भी पता है कि 1+1 करने पे भी वो 4 बता सकता है, राइट। बट वो बहुत रेयर केसेस में होता है। तो मैं जस्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको 1,25,233 रुपीज को 1,29,239 रुपीज में ऐड करना है तो आप ऐड ऑन करोगे, जब मतलब ह्यूमन होकर उसको आप ऐड ऑन करोगे तो आपको कम से कम थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर वही चीज आप सिर्फ इस तरह से टाइप कर देते हो आपके कैलकुलेटर पे, तो आपको कैलकुलेटर पे इजीली वो अमाउंट सिर्फ इक्वल क्लिक करते ही मिल जाता है, राइट। वैसे ही यहां पर सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है, सारे अमाउंटिंग फिगर सिर्फ डालते जाइए, टोटल डायरेक्ट होते ही जा रहा है। एवरी टाइम आप जैसे जैसे इंटर करोगे, एंट्री करते रहोगे, एवरी टाइम वो सारी चीजें ऐड ऑन होती रहती, तो स्पीड बहुत है। नेक्स्ट वन इज ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स। सो गाइस, ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स भी वेरी इजी हो जाता है। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग लेजर्स प्रिपेयर करते हैं तो फिर हमने क्या किया, राम का लेजर बना दिया, श्याम का लेजर बना दिया और मैंने हामिद का लेजर बना दिया। 3 मेरे पार्टीज है, 3 पार्टी से मैं परचेस करता हूँ और कोई 8-10 पार्टी को सेल करता हूँ। तो इन सारी चीजों का अलग अलग लेजर बनाता था मैं, ठीक है, और वो सारी चीजें इंटर करता था। फिर जब मुझे परचेसेस पूरा जानना है तो मैं क्या करूंगा, तीनों लेजर के बैलेंसेस निकालता हूँ, फिर वो तीनों लेजर का टोटल निकालता हूँ, तब मुझे पता चलता है टोटल परचेस कितना है। वही सेम चीज सॉफ्टवेयर में क्या होगा, सॉफ्टवेयर में मैंने परचेस अकाउंट में डाल के सारी चीजें एंट्री कर ली, तो राम से कितना परचेस किया, श्याम से कितना परचेस किया, हामिद से कितना परचेस किया, वो मैं अलग अलग भी देख सकता हूं जब मैं चाहूँ, राम का लेजर ओपन करके, श्याम का लेजर ओपन करके या फिर हामिद का लेजर ओपन करके। बट मुझे अगर क्या देखना है, पूरा का पूरा परचेस कितना हुआ मेरा अभी तक का, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, ग्रुप में चले जाऊंगा, ग्रुप में जाके परचेसेस क्लिक करूंगा, परचेसेस इंटर करते ही मुझे मिल जाएगा कि मेरा परचेस कितना है। तो अकाउंट क्या हो रहे, इजीली ग्रुपिंग हो जा रहे हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सिंप्लीफाइड करता है बहुत अच्छे से। सो ये भी इसका एक फीचर्स है, ठीक है। ये सारे फीचर्स आपको याद रखने हैं। आपको क्वेश्चंस इसी तरह के आएंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये सारे, इसके बाद आया क्विक डिसीजन मेकिंग। अब गाइज मैंने आपको बताया मैनेजमेंट को कोई रिपोर्ट चाहिए, मैनेजमेंट को जानना है कि हमारा सेल इस साल कितना है, मतलब पिछले साल 3 महीने यानी जून एंड होने तक हमारा ईयर स्टार्ट होता है ना 1 अप्रैल से, अप्रैल मई जून, 3 महीने के अंदर हमारा सेल पिछले बार 5 लाख हो गया था, इस बार 3 महीने में कितना हुआ है। तो क्या करते थे, मैन्युअल अकाउंटिंग में 3 महीने की टोटलिंग वापस टोटल पे बैठ जाते थे करते करते। इसमें क्या है, सिर्फ क्या करना है, मुझे जाना है सीधे सीधे अपने परचेस में चले जाना है, परचेस में चले जाके मैं अपना F2 दबाकर, मैं टैली की बात कर रहा हूं आपको, ठीक है, F2 डेट चेंज के लिए होता है टैली में। सो मैं अपना F2 की दबाकर मैं क्या करूंगा, पीरियड चेंज कर दूंगा 1 अप्रैल से 30 जून तक, और मैं देख लूंगा तुरंत मेरा परचेस कितना है। सो वेरी क्विक ना, तुरंत मुझे पता चल गया, अरे 5 लाख था, इस बार 4.5 लाख, मतलब 50,000 तो सेल डायरेक्ट कम हुआ। तो मेरा क्विक डिसीजन मेकिंग पावर क्या हो गया, बहुत तेज हो गया। तुरंत मैं डिसीजन बना लूंगा कि हाँ 50,000 इस बार कम हुआ है, मतलब अगले महीने में अपने सेल्स पेन को, सेल्स पूरे मेरा सेल्स स्टाफ है उसको दे दूंगा टारगेट एक्स्ट्रा कि भाई ये इतना इतना सेल पहले 3 महीने में पिछले बार इतना हुआ था, इस बार इतना हुआ, मुझे ये 2 महीने के अंदर कैसे भी 10 लाख का सेल लाके दो। अब मैं 10 लाख का सेल उनको बोलूंगा और कैसे भी 8 लाख का तो लाके देंगे। तो इस तरह से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग फास्ट हो गई। अब मैन्युअली में क्या होता, मैं अपने अकाउंटेंट को बुलाता, भाई मुझे पिछले साल की 30 जून तक कितना सेल हुआ था वो निकाल, परचेस कितना हुआ था, सेल कितना हुआ था वो निकाल, इस साल कितना सेल हुआ वो निकाल और मुझे बता। अब वो बोलेगा ठीक है सर मैं आपको कल तक बताता हूँ, फिर वो टोटल करेगा आज शाम तक, आज ओवर टाइम करके वो रात तक टोटल करेगा पूरा और आपको कल सुबह में बता देगा। लेकिन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से क्या हो गया, इजीली सिर्फ एक इंटर करने पे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जा रही है, ठीक है। इसके बाद देखते क्या है, मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड, ठीक है। अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करना कंपलसरी ऐसा तो है नहीं, ना कंपनीज बोल रही है कंपलसरी, ना कोई गवर्नमेंट बोल रही है आपको कंपलसरी। आप तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं, आप अकाउंटिंग यूज कर सकते हो, जो पुरानी आप यूज कर रहे हो मैन्युअल वाली वो करिए एकदम इजीली। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, क्या हमें बिजनेस करना है तो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जो सिस्टम्स है, लेटेस्ट मॉडर्न ट्रेंड जो चल रहा है मार्केट में उसके साथ अपडेट रहना जरूरी है। हाँ अपडेट रहना जरूरी है, क्योंकि मैं क्या करूंगा, पहले मैं मॉडर्न वे में अगर नहीं जाकर मैं अपने पुराने सिस्टम को यूज करूंगा तो मैं सेल्स में एक अलग, सेल्स की एंट्री करने के लिए एक अलग आदमी रखूंगा, परचेस की एंट्री करने के लिए एक अलग आदमी रखूंगा, मेरे डेटास को क्रेडिटर्स को मेंटेन करने के लिए मैं अलग आदमी रखूंगा, मैं अपने कैशबुक को मेंटेन करने के लिए एक अलग आदमी रखूंगा, और इस तरह से मैं 5-6 अलग अलग आदमी लेके अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते रहूंगा। और फिर जाकर भी मेरी फाइनल बैलेंस शीट नहीं, फाइनल बैलेंस शीट 31 मार्च के बाद प्रिपेयर होगी, जब मैं सारे अकाउंटिंग को मिला के अपने सीनियर अकाउंटेंट को दूंगा, वो सारे डेटा के साथ आराम से प्रिपेयर करेगा, वो भी मुझे 3 महीना लेगा और 3 महीने के बाद मुझे बता देगा कि ये भाई की बैलेंस शीट। सो मॉडर्न और इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ चलना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई पार्टी को अगर चाहिए कि हाँ भाई मेरा बैलेंस कितना है मुझे बताओ, मैं अभी पेमेंट करना चाहता हूँ, और आप बोलोगे नहीं मैं टोटल करके बताता हूँ, तो उतने टाइम में पार्टी वाला क्या करेगा, वो पेमेंट जो आपको देने वाला था वो किसी और को दे देगा,
अब बोलेगा आप जब हिसाब निकाल के दे दोगे तब बता देना, जब आपका हिसाब हो जाएगा तब मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। तो अगर मॉडर्न सिस्टम के साथ, मॉडर्न और अपडेट वर्जन के अपडेट आप नहीं रहोगे तो क्या हो जाओगे, आप मार्केट से पीछे हो जाओगे। ये हमारी पर्सनल लाइफ के लिए भी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अगर बिजनेस लेवल पे भी सोचते हैं तो है। पर्सनल लाइफ में भी आपको हमेशा अपडेट रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं हो तो आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, इसके बाद देखते क्या है, इसके बाद है इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट इमीडिएट अवेलेबिलिटी होता है, जो मैंने आपको बताया, मैं परचेसेस में एंट्री कर रहा हूं, मैं सेल्स में एंट्री कर रहा हूं, सारी चीजों के साथ क्या हो रहा है, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मेरा ट्रायल बैलेंस, मेरा बैलेंस शीट, ये सारी चीजें ऑन द स्पॉट रेडी होते ही रहती है। मैं सिर्फ एक एक वाउचर एंट्री करते जाता हूँ, वो वाउचर एंट्री के साथ साथ वो सारी चीजें रेडी होती रहती है। ये आप टैली सॉफ्टवेयर जो लोग यूज करते होंगे उन्हें आइडिया भी होगा, और जो लोग नहीं यूज करते लेकिन उन्होंने इसको स्टडी किया है उसको भी ये सारी चीजें पता होगी। सो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एक ही एंट्री के साथ सारे अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने भी मेरे अकाउंट्स हैं, मुझे कैश बैलेंस जानना है, मुझे बैंक अकाउंट बैलेंस जानना है, सारी चीजें मैं उसमें से जान सकता हूँ, क्योंकि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो पूरी तरह से प्रिपेयर होते ही रहते हैं। मुझे सिर्फ परचेस एंट्री करना है, मुझे सिर्फ सेल्स, मुझे सिर्फ वाउचर्स की एंट्री करनी होती है, वो भी एक एक वाउचर की, और वो वाउचर्स की एंट्री करने के साथ साथ ही मेरे सारे बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर होते रहते हैं। सो क्या है, इमीडिएट अवेलेबिलिटी, मतलब मुझे जब चाहिए तब मुझे मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट मिल जाता है। तो ऐसे में क्या है, बैंक में सबमिट करना होता है हमें प्रोविजनल बैलेंस शीट 6 महीने बाद, 8 महीने बाद। कभी बैंक में लोन्स के लिए हम जा रहे हैं या फिर लोन हमने ऑलरेडी लेके रखा है, तो बैंक क्या करती है, रिव्यू के लिए प्रोविजनल बैलेंस शीट मंगा लेती है। तो हम क्या करेंगे, 6 महीने मतलब मेरा 30 अक्टूबर तक इतना इतना डेटा है, इस तरह से है, उसकी बेस की मैं क्या एक बैलेंस शीट बनाऊंगा, मतलब एक प्रिंट आउट निकाल के ये लो भाई मेरी प्रोविजनल बैलेंस शीट मेरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में है। सो इजी हो गया। नहीं तो क्या होता है, अगर वैसा नहीं रहे तो फिर हर चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीए के पास चले जाते। और ऐसे भी सीए के अकॉर्डिंग भी जाए तो आपको क्या करना है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो तो वही अकाउंटिंग डेटा जो है आप क्या करोगे, उसी कंप्यूटराइज फॉर्मेट के डेटा को आप देते हो सीए को, तब वो सीए फाइनलाइज करता है। अगर आपका सीए जो है वो मैनुअल अकाउंटिंग छोड़ चुका है, तो आप अगर मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपके डेटा को आपका सीए क्या कोई भी सीए एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो सीए खुद अपडेट हो चुका है। ठीक है, जब हायर अथॉरिटी वाले पर्सन अपडेट हो जाते हैं, सो लोअर अथॉरिटी वालों को क्या करना है, चेंज करना ही पड़ता है। सो बिजनेस में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज बहुत बढ़ गया आज के टाइम पे। ठीक है, लास्ट वन इज सिक्योरिटी। सो आपका डेटा जो है वो 100% सिक्योर्ड है, कहीं भी कोई टेंशन नहीं है। मैनुअल अकाउंटिंग में क्या होता था, सिक्योरिटी नहीं होती थी। एक तो क्या है, ह्यूमन एरर होने के चांसेस है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। दूसरा कैसा है कि आपकी बुक्स है, बाढ़ आ गई, बारिश बहुत ज्यादा हो गई इस साल, तो बाढ़ आ गई, पानी भर गया ऑफिस में, और क्या हो गया, पानी भर गया तो आपका जो बुक्स थे जिसमें आपने पूरी एंट्री करी थी, आपने बड़े बड़े रजिस्टर मेंटेन किए, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, पूरे के पूरे पानी में बह गए, या फिर नहीं बहे तो वही है लेकिन वो पानी में भीग गए, और आपकी जो इंक थी उससे सारा इंक धुल गया, अब कुछ उसमें दिख रहा नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर कंप्यूटराइज डेटा है तो कंप्यूटराइज क्या है, हम लोग कंप्यूटर को वापस से रिकवर कर सकते हैं डेटा को, और एल्स क्या कर सकते थे, हम लोग हार्ड डिस्क में अपने डेटा रखते थे, एवरीडे हार्ड डिस्क लेके जाते थे, बाढ़ आई कुछ भी हो गया, लेकिन हमारे पास तो हमारा डेटा सिक्योर है। तो सिक्योरिटी भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हो जाता है। ठीक है, सो इस तरह से हमने देखे फीचर्स क्या है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के। सो आपको पता चल रहा है कि कितना इजीनेस आ गया अकाउंटिंग में, राइट। तो उसी इजीनेस के साथ अकाउंटिंग हो रही है, तो इसमें फायदे कितने सारे हैं। अब हम लोग देखते कुछ और फायदे जो कि इंपॉर्टेंस में बताए गए। ठीक है, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, या फिर आपको आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, आपको आ सकता है बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। सो मेरा आपको सजेशन यही है कि ये सारे पॉइंट आप एक साथ याद कर लीजिए, और इसमें से पूरे मिलाकर कोई भी 5 पॉइंट आप 6 पॉइंट लिख दीजिए, 5 मार्क्स के लिए आता है तो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस में भी मोस्टली यही सारी चीजें, कुछ थोड़े थोड़े अलग पॉइंट है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं क्या क्या है। ठीक है, टाइम एंड कॉस्ट सेविंग। सो टाइम भी सेव हो रहा है, कॉस्ट भी सेव हो रहा है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ टाइम कैसे सेव हो रहा है। ठीक है, टाइम कैसे सेव हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, ह्यूमन अगर कर रहा है, कोई ह्यूमन उसमें कर रहा है, कोई ह्यूमन बीइंग उसमें अगर काम कर रहा है पूरी तरह से, तो वो अगर मैन्युअल अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे, तो अगर जैसे मैंने आपको बताया 6 महीने का या 3 महीने का मुझे टोटल परचेज जानना है, तो मैं क्या करूंगा, पूरा टोटल ऐड ऑन करता रहता हूँ, फिर मैं पूरा टोटल ऐड ऑन करके मैं बताता हूँ अपने बॉस को। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, तो मेरा बॉस आया मुझे बोले मिलन मुझे 3 महीने का परचेज बता दो कितना हो गया, तो मैं क्या करूंगा, 3 महीने का परचेज, ठीक है, मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जा रहा हूँ, परचेसेस में जा रहा हूँ, ग्रुप में जाके परचेस में जाऊंगा, परचेस में जाके F2 से अपना डेट चेंज करूंगा, 1 अप्रैल से 30 जून तक कर दिया मैंने, 30 जून तक ये परचेस फिगर है, तुरंत मेरा बॉस वहीं खड़ा है, मैंने तुरंत बता दिया ये परचेस फिगर, टाइम सेव हुआ। इसी तरह पूरी तरह से अकाउंटिंग में कोई भी चीज जाननी है, कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है, ऑन द स्पॉट हमें रियल टाइम में मिल जाती है, तो टाइम सेव हो रहा है। कॉस्ट सेव कैसे हो रहा है,
जैसे मैंने आपको बताया पहले क्या होता था, कंपनीज में बड़े बड़े अकाउंटिंग रजिस्टर्ड होते थे, हर रजिस्टर के लिए एक अलग पर्सन होता था। कैश बुक डिपार्टमेंट वहां चले जाइए, परचेज डिपार्टमेंट में चले जाइए, सेल्स डिपार्टमेंट में, तो वहां पर एक एक पर्सन बैठा होता था। सेल्स में सेल्स का पर्सन बैठा हो, सेल्स एंट्री कर रहा है, परचेस वाला एंट्री कर रहा है, 8 आदमी 10 आदमी लगाए होते थे। मैं छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी सेल्स परचेस के लिए अलग आदमी होता था, कैश के लिए अलग आदमी होता था, कैश और बैंक के एंट्रीज के लिए, और कुछ और एंट्रीज के लिए एक सीनियर अकाउंटेंट होता था जो क्या करता था, सब चीजें मैनेज करता था और लास्ट में फाइनल में जाके फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करता था। तो इस तरह से कम 3 आदमी तो लग ही जाते थे। लेकिन आज जब अकाउंटिंग सिस्टम आ गया है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गया, तो ऐसे में क्या हो गया है, सिर्फ एक सिंगल पर्सन है, वो सारी एंट्रीज कर रहा है, वो कैश भी एंट्री कर रहा है, वो बैंक एंट्री कर रहा है, वो परचेस एंट्री कर रहा है, सेल्स एंट्री कर रहा है, और वो सारे के सारे डेटा अप टू डेट होते जाते हैं। जब जानना है फाइनल अकाउंट भी मुझे दिख जाता है, उसके अंदर तुरंत मेरा ट्रायल बैलेंस, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, मेरी बैलेंस शीट, सारी चीजें मुझे ऑन द स्पॉट रियल टाइम में मिलती रहती है। सो मेरा टाइम कॉस्ट दोनों सेव हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड है, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं मेरे डेटा। मुझे सिर्फ डेटा मिले। अभी क्या होता था, जब मैं मैन्युअली अकाउंटिंग कर रहा हूं, मैं परचेसेस में एंट्री कर दी और बाय मिस्टेक क्या हो गया, मुझे किसने बुला लिया, परचेस में एंट्री कर ही रहा था, किसने बुला लिया, मैंने कहा ठीक है 2 मिनट में आ रहा हूं, परचेस की एंट्री जल्दी जल्दी की, चले गया, वापस आया तो मैं भूल गया मैं क्या कर रहा था। मैं छोड़ के गया था लेकिन मैं भूल गया मैं क्या कर रहा था। या फिर मैं आया तो मैंने देखा हाँ परचेस की एंट्री तो हो गई। अब मैंने परचेस में एंट्री कर ली, लेकिन उस चीज को मैंने क्या क्रेडिटर्स में एंट्री नहीं किया। तो परचेस में तो एंट्री कर लिया, क्रेडिटर्स में एंट्री नहीं किया, तो क्रेडिटर्स में वो एंट्री ही नहीं हुआ, तो वो पैसा क्रेडिटर्स में दिख रहा ही नहीं है। मैनुअल अकाउंटिंग में इस तरह से मिस्टेक्स हो जाती थी। अब यहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिर्फ मैंने परचेस में एक बार एंट्री कर ली, तो डायरेक्टली अगर वो क्रेडिट में परचेस है तो क्रेडिट में डायरेक्ट एंट्री क्रेडिटर्स में दिखने लग जाएगा, बिल्स पेबल है तो बिल्स पेबल में डायरेक्ट दिखने लग जाएगा। तो इसलिए ऑर्गेनाइज्ड है सारे के सारे डेटा, मुझे कहीं भी जाके कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं, सब अपने आप ऑर्गेनाइज्ड है। एक्यूरेसी के ऊपर मैंने आपको पूरा बताया, अकाउंट्स पूरी तरह से एक्यूरेट होते हैं। स्टोरेज, सो स्टोरेज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर नहीं था तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं स्टोरेज क्या। तो देखो गाइस क्या होता था, जब रजिस्टर मेंटेन होते थे, बड़े बड़े कितने बड़े रजिस्टर ले आओ, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा, या तो वो रजिस्टर फटने लगेगा, बहुत ज्यादा यूज हो गया, और एल्स क्या हो सकता है, रजिस्टर आपका भर जाएगा, फिर दूसरा रजिस्टर लाओ वो भरेगा, फिर तीसरा, फिर उसको जमा करते रहो। और आने वाले टाइम पे तो इतना भी हो गया था कि बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या करना पड़ता था, एक स्टोरेज रूम रखना पड़ता था जहां पे उनकी फाइलें रखी होती थी। अभी भी है बहुत सारी कंपनीज में, आप जाओगे आपको पता चलेगा स्टोर रूम होता है, जहां पर क्या होती है, बड़ी बड़ी पुरानी फाइलें रखी होती है, 5 साल पुरानी 10 साल पुरानी फाइलें क्या है, वो सारी फाइलें रखी होती है वहां पर, और उन फाइलों के साथ आपका काम चलते रहता है। बट गाइस क्या हो गया, मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आपको फाइल कैरी करने की जरूरत नहीं, आपको डेटा कैरी करने की जरूरत है, और डेटा आप जितना मन चाहे उतना सेव कर सकते हो। आप हार्ड डिस्क ले लो, आप क्लाउड स्टोरेज के बारे में आपने सुना होगा, जो एकदम मॉडर्न टेक्निक है। वहां पे क्या होता है, आपके सारे के सारे डेटा डायरेक्ट स्टोर होते हैं क्लाउड में, और क्लाउड जो है वो एक बहुत बड़ा स्पेस है। आप 1 GB आप 2 GB के लिए आप नेट के लिए इतना वो सब करते हो, लेकिन ये इतना बड़ा स्पेस होता है जहां पर कहीं कहीं TB तक की स्पेस होती है। तो आपके डेटा जो इतना छोटा सा डेटा आप क्लाउड में सीधे स्टोर करते जा रहे हो, और आप जहां चाहो, आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के आप सिर्फ लॉग इन करके अपना डेटा पूरी तरह से एक्सेस कर सकते हो, जहां चाहो वहां बैठे बैठे। सो स्टोरेज भी हो गया। देन कम्स मल्टी यूजर फैसिलिटी, राइट। सो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये भी एक बहुत अच्छी चीज होती है। अब क्या हो गया कि मैं अकाउंटेंट हूं, मेरी कंपनी में अकाउंटेंट का काम मैं करता हूं, मेरा बॉस है, और साथ में क्या हो गया, मान लीजिए और कोई 2 पर्सन है जो ऑथोराइज पर्सन है, मतलब मेरा बॉस जो है उसके बाद एक मेरा सीनियर मैनेजर है। तो ठीक है भाई, मैं अकाउंटिंग यहाँ मेंटेन कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे ही एक्सेस ऐसा जरूरी नहीं ना, एक्सेस क्या हो सकता है, मेरे बॉस को ही मिल सकता है, उनको भी। तो कभी भी क्या हो गया, कहीं मेरा बॉस बाहर गया हुआ, उसे डेटा देखना था क्या क्या एंट्री हुई है और क्या मेरा परचेस कितना, सेल्स कितना, तो हर चीज के लिए वो मुझे फोन करते बैठेगा, मैं बताऊंगा, ऐसा जरूरी नहीं। और वो कभी भी किसी भी टाइम फोन करेगा, तो क्या मैं साथ में लेके तो घूम नहीं रहा हूँ, मेरा कंप्यूटर जो ऑफिस का है वो, कि मैं चलो ओपन करके बता दूं, और मैं साथ में लेके घूम भी रहा हूँ, तो एक ऑफिस का टाइम होता है स्पेसिफिक, तो उसी टाइम में मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मल्टी यूजर फैसिलिटी होती है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, जहां पर क्या है, मेरा बॉस जो है वो जब चाहे तब वो एक्सेस करके वो पता कर सकता है कि उसको क्या इंक्रीज जाननी है, उसको क्या सेल्स कितना है, परचेस कितना है, उसको राम को पेमेंट करना था, राम को कितना देना बाकी है वो देखना था, तो वो देख के इजीली खुद ही पेमेंट कर सकता है, राइट। सो ये मल्टी यूजर फैसिलिटी भी सॉफ्टवेयर में होती है, जहां पर क्या होता है, एक साथ एक जगह पे नहीं 3 जगह पे कोई भी यूज कर सकता है, 4 जगह पे, मतलब मल्टी यूजर, कितने भी यूजर्स को यूज कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है, जहां पर क्या है, 4 अकाउंटेंट है, 4 अकाउंटेंट पूरे के पूरे टैली से जुड़े हुए हैं, और टैली से जुड़े हुए वो चारों के चारों अकाउंटेंट हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वो चारों एक ही टैली में काम करते रहते हैं, मतलब ये परचेस, सेल्स, कैश, बैंक सारी एंट्रीज कर रहे, सारी की सारी एंट्री उस सॉफ्टवेयर में एक साथ अपडेट हो रही है। पहले ऐसे नहीं होता था। अब सेल्स में मैं एंट्री कर रहा हूं,
और मुझे सेल्स में एंट्री करनी है, मेरे साथ मेरा एक दोस्त है वो भी सेल्स में ही काम कर रहा है, उसको भी एंट्री करनी है, तो एक साथ दो लोग एक रजिस्टर में एंट्री नहीं कर सकते थे, तो मल्टी यूजर फैसिलिटी भी हमारे लिए फायदा है। देन कम्स टू मैनेजमेंट रिपोर्ट। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट रिपोर्ट। हमने देखा क्या क्या मैनेजमेंट को रिपोर्ट लगती है, लास्ट चैप्टर में ही मैंने देखा था, हम लोगों ने देखा कंपेरेटिव बैलेंस शीट हमें लग रही है, हमें कॉमन साइज लग रहा है, हमें कैश फ्लो जानना है कि हमारा कैश फ्लो कैसे हो रहा है, हमें ट्रेंड एनालिसिस जानना है, हमें डिप्रिसिएशन कितना लग रहा है जानना है, हमें जितनी भी मैनेजमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट लगती है वो सारी रिपोर्ट एट वन क्लिक एट वन इंटर हमें मिल जाती है पूरी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये भी क्या है, इसका बेनिफिट है। देन कम ऑटोमेशन, राइट। ऑटोमेशन मैंने आपको बहुत बार बता दिया अभी तक इस एक्सप्लेनेशन के अंदर। क्या हो गया, एक एंट्री परचेज की कर रहा हूं मैं, किससे परचेज किया वो एंट्री कर रहा हूं, सारी चीजें ऑटोमेटेड है, वो सीधे ट्रायल बैलेंस में चले गया, वो सीधे ट्रेडिंग अकाउंट में चले गया, परचेज अकाउंट में चले गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले गया, बैलेंस शीट में चले गया, मतलब पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है, एक एंट्री के साथ सारी चीजें डायरेक्ट इंटर हो गई, राइट। ट्रांसफरेबिलिटी, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये डेटा क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल भी होते हैं। क्या है, मेरे पास डेटा है, मुझे अभी अपना फाइनल अकाउंट फाइनल कराना है, मतलब सीए के साथ ऑथोराइजेशन कराना होता है ना, एकदम फाइनल कराना होता है, तब मैं क्या करूंगा, वो डेटा क्या करता हूं, मैं डेटा एक्सपोर्ट करता हूं टैली में से और उसको भेज देता हूं अपने सीए को, और मेरा सीए क्या करेगा, उस डेटा को अपने पीसी में इंपोर्ट करता है और उसको यूज कर सकता है। सो वेरी इजी ट्रांसफरेबिलिटी है, सारे के सारे डेटा को हम लोग बहुत ही इजीनेस के साथ क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं कहीं पे भी। क्या हो गया, मेरी पीसी क्या है, खराब है, उसको बनाने देना है, तो मैं क्या करूंगा, अपना टैली का सॉफ्टवेयर का डेटा मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया और दूसरे पीसी में जाके मैं इंपोर्ट करके वहां पे यूज करूंगा और ये पीसी रिपेयरिंग के लिए दे दूंगा। समझ गया, बहुत इजी है ना ट्रांसफरेबिलिटी एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके बाद है लास्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अप टू डेट रिकॉर्ड्स। अप टू डेट रिकॉर्ड्स के अंदर क्या है, सारी चीजें अप टू डेट रहेगी। क्या होगा अप टू डेट, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मैं ऐसी पर्टिकुलर डेट वाइज एंट्री करते जा रहा हूं और जैसे जैसे एंट्री करते जा रहा हूं वैसे वैसे मेरे सारे रिकॉर्ड अपडेट होते जा रहे हैं, मेरे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, सारी की सारी चीजें क्या हो रही है, अपडेट होती जा रही है, बराबर, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं लिमिटेशन। जैसे मैंने आपको बताया ना, किसी भी चीज के क्या होते हैं, जितने ज्यादा फायदे होते हैं तो उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, हर चीज के फायदे होते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट चांसेस है पेपर में इस क्वेश्चन के आने के भी, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिमिटेशंस क्या है, आपको लिमिटेशंस आ सकता है, आपको एडवांटेजेस, जैसे यहां पर मैंने बेनिफिट्स बताया, तो आप ध्यान रखिए यहाँ पे एडवांटेजेस भी आ सकते हैं, आपको आंसर यही होगा, और यहाँ पे लिमिटेशंस है, डिसएडवांटेजेस भी आ सकते हैं। सो आपको ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन घुमा के दिया जाएगा, आपको सिर्फ मीनिंग पता करनी है और उसका आंसर उस तरह से होगा। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस भी आ सकता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस। तो ऐसी क्या लिमिटेशंस है जो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जरूरी है, मतलब उससे हमें लग रहा है कि हाँ हमें इन चीजों से थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिक पावर, राइट। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज होगा कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होने वाला है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करने के लिए क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक पावर लगेगा, मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। तो पूरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, मतलब कंपनी में अगर चले गया पावर तो फिर बैठो अकाउंटिंग स्टाफ, क्या आज के टाइम पे तो आईटी सेक्टर में सारे काम आईटी फील्ड में हो रहे हैं, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ गया है, सॉफ्टवेयर का यूज बढ़ गया है। तो कभी भी ऐसे बाय मिस्टेक भी कभी हो जाता है कि पावर चले जाए, इलेक्ट्रिसिटी चले जाए, तो सभी लोग बैठ जाते हैं खाली, क्योंकि कोई कुछ नहीं कर सकता अगर इलेक्ट्रिसिटी चले जाए। सो दैट इज व्हाट डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिक पावर, ओके। तो पूरा इलेक्ट्रिक पावर बेस्ड है। इसके बाद देखिए सेकंड वन इज हेवी इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हेवी लगेगा, मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताया था, देखिए कॉस्ट सेविंग, राइट। तो ये हमारा फायदा है, कॉस्ट सेव हो रही है। कॉस्ट क्या होता है, रेगुलर एक्सपेंसेस जो है वो तो मेरी सेव हो रही है। मैं 5 आदमी रख रहा हूं, 5 आदमी रखने के बाद खर्चा जो है 5 आदमी को सैलरी देना पड़ रहा था, लेकिन अगर मैं एक आदमी से भी अकाउंटिंग कर रहा हूं तो मेरी कॉस्ट तो बच रही है, ये बात मानता हूं मैं, कॉस्ट बच रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हैवी लगेगा। अब इन्वेस्टमेंट हैवी कैसे लगेगा, देखिए गाइस, पहले मैनुअल अकाउंटिंग में क्या होता था, रजिस्टर्ड अकाउंटिंग, मैनुअल अकाउंटिंग में क्या होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, अपने जो है रजिस्टर मंगा लिए, तो रजिस्टर कितने 100 रुपए के रजिस्टर 5 मंगा लिए, परचेज सेल्स का एक रजिस्टर बना दिया और चालू कर दिया अकाउंटिंग। तो मैनुअल अकाउंटिंग तो सस्ती पड़ गई, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगा नहीं, आदमी को तो क्या अभी कोई पगार देना ही नहीं है, पगार तो उसका एक महीना जब भरेगा तब देना है ना। लेकिन इसमें क्या होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो मुझे पहले तो सॉफ्टवेयर परचेज भी करना पड़ता है, मुझे सॉफ्टवेयर रन करने के लिए मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स मुझे कंप्यूटर या तो लगेगा या तो मुझे लैपटॉप लगेगा, उसके साथ मुझे स्टोरेज डेटा भी लगेगा जहां पर मैं अपनी डेटा को स्टोर कर सकूं, ठीक है। तो सारी चीजों के साथ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको फिर मैनेज करना है एवरी ईयर,
मैनेजमेंट का भी खर्चा लगता है। उस अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया, उस सॉफ्टवेयर को रिन्यूअल करना होता है एवरी ईयर, तो वो सारी चीजों का जो पैसा लगता है दैट इज माई इन्वेस्टमेंट। तो हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है, दैट इज अनदर लिमिटेशन, अनदर डिसएडवांटेज फॉर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वायरस एंड डेंजर ऑफ कंप्यूटर फ्रॉड। अब गाइस वायरस और डेंजर मतलब वायरस एंड डेंजर ऑफ कंप्यूटर फ्रॉड, राइट। तो कंप्यूटर फ्रॉड, अब जब जब भी चीजें जुड़ती है इंटरनेट के साथ, जब जब भी चीजें जुड़ रही है आईटी के साथ, आईटी सेक्टर के साथ, तो उसके साथ साथ जैसे आईटी सेक्टर के फायदे अभी तक मैं बता रहा था, तो नुकसान आईटी सेक्टर का देखिए आ गया सबसे बड़ा, कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, वायरस अटैक हो रहे हैं। बड़ी कंपनीज के डेटा अपने उनको इतने सिक्योर करने पड़ रहे हैं, वो लोग एंटी सिक्योरिटी लेते हैं और वो लोग क्या करते हैं, उसको एंटी वायरस लेते हैं ताकि कोई वायरस से प्रोटेक्ट हो सके। फिर भी डेटा में क्या होता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत बार किसी के, तो आप सोशल मीडिया यूज करते होंगे, किसी के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैक हो जाते हैं। यानी हैकर्स इतने ज्यादा हो गए, तो ऐसे में क्या हो गया, वो डेटा जो है वो हमने ये तो कह दिया कि सिक्योर है, मेरा डेटा सिक्योर है। ह्यूमन मतलब मैं मेंटेन करता था रजिस्टर में, ये सब में, तो वहां पे तो क्या होता था कि खराब होने के चांसेस है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, जैसे मेरा डेटा पूरी तरह सिक्योर है। लेकिन ऐसे कंप्यूटर फ्रॉड होने के चांसेस है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मेरा डेटा करप्ट हो सकता है, मेरा डेटा एलिमिनेट हो सकते हैं, मेरे डेटा के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है कोई भी हैक करके, ठीक है। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हो ह्यूमन एरर पॉइंट क्यों आया है, चौथा पॉइंट जो लिखा है ह्यूमन एरर्स आया। तो आप पूछो ह्यूमन एरर क्यों आया, अभी तक तो हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग कर ही नहीं रहे, तो ह्यूमन एरर क्यों आया। सो गाइस ह्यूमन एरर यहाँ पर इसलिए आया है कि क्या है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री भी तो ऑटोमेटेड नहीं होती ना, एंट्री करने के लिए तो कोई ना कोई पर्सन लगता है। अगर वो पर्सन बाय मिस्टेक गलत एंट्री करेगा, तो अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं फिर से हमारे मैनुअल अकाउंटिंग पार्ट में जाके, ठीक है। राम से हमने परचेस किया है 50,000 रुपए का माल, ठीक है। ये सारी चीजें यहां तक रखे हैं, मैंने परचेस रजिस्टर में एंट्री कर लिया बाय मिस्टेक गलती से 5,000 रुपए। अब मैं क्या गया, वापस से एंट्री करने गया क्रेडिटर्स में, क्रेडिटर्स की बुक में भी एंट्री करनी है ना, मैनुअल अकाउंटिंग कर रहा हूं, क्रेडिटर्स की बुक में एंट्री करने गया और तब मैंने देख लिया अरे बिल के ऊपर तो 50,000 है, तो अब मैं क्रेडिटर्स में 50,000 करूंगा और अब मुझे पता चल गया यहाँ पे 50,000 है, तो मैं परचेस वाले में जाके 50,000 वापस एंट्री करूंगा। तो फाइनल अकाउंट जब बनाऊंगा, मतलब मेरा 4 जगह एक एक एंट्री जो है वो 4 जगह चेक हो रही है, यहाँ पर परचेस में चेक हो रही थी, क्रेडिटर्स में चेक हो रही है, जब मैं फाइनली जाके ऑडिट कराऊंगा ऑडिटर के पास चेक होगी, उसके बाद मेरी फाइनल बैलेंस शीट बनते टाइम चेक होगी। तो इस तरह से क्या हो रहा है, 4 जगह चेक हो रही है। अब यहां पर देखिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ह्यूमन एरर का मतलब है कि जब एंट्री करने बैठा पर्सन, राम से 50,000 का माल परचेस किया है, बाय मिस्टेक उसने क्या किया, 5,000 एंट्री कर लिया, बिल तो रख दिया अंदर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक बार एंट्री हो गई, सारी जगह एंट्री अपने आप हो जाती है। अब वो 5,000 ही रहेगा जब तक कि वो वापस बिल निकाल कर कभी उसको चेक ना करे। और अगर उसने वापस कभी चेक नहीं किया तो ये ह्यूमन एरर तब तक रहेगी जब तक सामने वाली पार्टी जो राम है वो कभी इन्फॉर्म नहीं करता, मतलब उसको पेमेंट अगर 5,000 मिला और वो बोलिया मेरा 50,000 का बिल था, तब आप निकाल के चेक करो। तो इस तरह से ह्यूमन एरर होने के चांसेस इसके अंदर इसलिए है क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री करने के लिए तो एक ह्यूमन लगेगा ना, सो दैट्स अ ह्यूमन एरर पार्ट, ओके। एंड लास्ट वन इज इनएप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सो सारे सॉफ्टवेयर हर चीज के लिए मतलब कंफर्टेबल है ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई ये सॉफ्टवेयर यूज करूँ, तो जरूरी नहीं है कि मेरा सॉफ्टवेयर टेक्सटाइल के अकॉर्डिंग ही बना है। मुझे टेक्सटाइल में तो ये भी जानना हो सकता है ना, स्टॉक मेंटेन हो रहा है कि नहीं। मुझे ये भी जानना हो सकता है कि मेरे पास तो इतने सारे एम्प्लॉई है, तो सारा एम्प्लॉई लोग चोरी कर करके जा रहे हैं यहाँ वहां से, ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं, सारा स्टॉक भी मेंटेन होना चाहिए। तो ये सारी चीजों के हिसाब से क्या सारे सॉफ्टवेयर हर बिजनेस के लिए मतलब अच्छे हैं या नहीं, ये हमें पता नहीं चलता। दूसरा आता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि हार्डवेयर के साथ मैच नहीं होते। मेरा पीसी है 1955 का और मैं उसमें चलाने जा रहा हूँ टैली, और वो टैली चल ही नहीं रहा है, बताइए। तो जब टैली कैसे चलेगा, क्योंकि टैली तो अपडेटेड वर्जन है, लेटेस्ट वाला, और मैं चला रहा हूँ एकदम पुराने पीसी में, तो नहीं चल पा रहा है। या फिर मेरा पीसी बहुत ज्यादा लेटेस्ट आ गया और सॉफ्टवेयर जो मैंने खरीदा है वो सॉफ्टवेयर वाले क्या करते हैं, अपडेट करते ही नहीं कभी। अब मैंने ले लिया विंडोज 10 और वो सॉफ्टवेयर जो है वो विंडोज 7 और विंडोज 8 उसके आगे कुछ एक्सेप्ट करता ही नहीं। विंडोज 7 में चला सकते हो तो चलाओ, अदरवाइज क्या करो, दूसरा सॉफ्टवेयर लो। तो ये इनएप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाली प्रॉब्लम भी बहुत बार क्रिएट हो जाती है। सो सारी चीजें अपडेट करो तो कुछ लिमिटेशंस आती है, तो उन लिमिटेशंस को हम लोग इजीली बैकआउट कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए हम लोग बैटरी इन्वर्टर यूज कर सकते हैं। हैवी इन्वेस्टमेंट तो हमें लगने वाला ही है, तो कंप्यूटर्स क्या है, कंप्यूटर्स और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसे फिक्स असेट्स माना जाता है, तो वो एक वन टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने से अगर लॉन्ग टाइम तक मेरा कॉस्ट बच रहा है तो क्यों ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो ये भी है वायरस एंड डेंजर ऑफ कंप्यूटर फ्रॉड के लिए लोग क्या करते हैं, डेटा को क्लाउड स्टोरेज में रखते हैं। बहुत सारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं, बड़े बड़े आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे
रखा जाता है जिससे कि डेटा क्या है, सिक्योर रहे। फिर ह्यूमन एरर के लिए तो आप क्या कर सकते हो, तो आप ये कर सकते हो कि आप हाँ एवरी मंथ आपने एंट्री पूरी कर ली, तो सारी एंट्रीज जब आपने कर ली है तो उसको आप रीचेक कर सकते हो कि पूरे महीने की एंट्री हम लोग एक बार रीचेक कर लेंगे। सो दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप रीचेक करो। इनअप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉपरली पहले ही आप प्लान करो ना सारी चीजें, और जब प्रॉपर प्लान कर ही आप अपने पीसी और अपने कंप्यूटर अपने लैपटॉप के साथ अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर लेते हो, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ही सॉफ्टवेयर लेते हो, सो अप्रोप्रिएटली आप क्या कर सकते हो, सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। सो कंप्यूटर के अंदर अकाउंटिंग किस तरह से होगी, उसके फीचर्स, बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वो सारी चीजें हम लोगों ने इन डिटेल देखी। ठीक है, सो आज अब देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स है जिससे कि कंप्यूटर अकाउंटिंग हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो कुछ कंपोनेंट्स है जिनके बिना अकाउंटिंग की नहीं जा सकती, कुछ चीजें जो हमें लगेगी तो ही हम लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज हार्डवेयर। व्हाट वी नीड हार्डवेयर। क्या हार्डवेयर से मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो मुझे लगेगी, मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के यूज नहीं कर सकता हूँ। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मोस्टली कंप्यूटर्स यूज होते हैं, कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं या लैपटॉप यूज हो रहे हैं, तो समझो मुझे लैपटॉप तो चाहिए ही, लैपटॉप के साथ मुझे क्या लगेंगे, स्टोरेज डिवाइसेस लगेगी, हार्ड डिस्क लगेगी। ठीक है, वो हो गया। अगर मैं कंप्यूटर्स मान लो यूज कर रहा हूँ, कंप्यूटर्स यूज कर रहा हूँ, तो मुझे क्या क्या लगेगा, मॉनिटर लगेगा, मुझे सीपीयू लगेगा, मुझे साथ में लगेगा इन्वर्टर, जहां पर मैं क्या अपने मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंटिन्यूसली रन कर सकूं। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या क्या लगेंगे, वहां पर भी मुझे स्टोरेज डिवाइसेस लग जाएंगे, मुझे डिस्क लगेगी, मुझे केबल्स लग जाएंगे सारे। साथ में मुझे क्या लगेगा, तो मुझे एक सर्वर पीसी लग जाती है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहे हैं तो साथ में वो पीसी जो है वो एक कंप्यूटर होता है, वो सारे अलग अलग कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना मल्टी यूजर में क्या हो रहा है, एक साथ कई सारे यूजर्स उस मतलब डेटा के साथ यूज कर रहे हैं, उसको काम कर रहे। तो ऐसे में क्या होता है कि एक सर्वर पीसी में बनाता हूं, जहां पर क्या होता है एक मेन पीसी जहां पर सारी चीजें स्टोर होते जाती है और सारे लोग काम कर रहे हैं, बट वो मेन पीसी के अंदर सारी चीजें स्टोर हो रही है। तो मेन पीसी जो है सर्वर पीसी कहा जाता है, बाकी सारे कनेक्टेड पीसी होते हैं। तो एक हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा मुझे लगेगा। तो मेन कंपोनेंट क्या हो गया, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके कारण ही हेवी इन्वेस्टमेंट पॉइंट आया था जो लिमिटेशंस में, राइट। तो हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी मस्ट। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर एक प्रॉपर हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है और अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर भी हमें कंपलसरी हो जाता है फिर अकाउंटिंग के लिए। अब वो सॉफ्टवेयर में क्या हो सकता है, हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने टैली लिया, मान लीजिए हमने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लिया जो दूसरे अदर सॉफ्टवेयर, बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर है मार्केट में। इंडिया जो है वो आईटी के क्षेत्र में बहुत आगे, आईटी जो है वो इसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम है। सो आईटी के इतनी सारी कंपनियां हैं और इतने सारे सॉफ्टवेयर है, और हर कंपनी के सॉफ्टवेयर चलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहे, बट हर किसी का एक यूज होता है, वो अलग अलग वे से होता है, हर बिजनेस से रिलेटेड उसके यूज होते हैं। ठीक है, सो सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर हमें लगता है, तो सॉफ्टवेयर के साथ क्या लगता है, हमें लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर लगता है, जहां पर हम लोग एवरी ईयर उसको रिन्यूअल भी करा सकते हैं, तो वो भी हमारा एक एक्सपेंस है, तो हमारे कंपोनेंट का पार्ट हो गया। एंड लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पर्सनल। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज पर्सनल। सो पर्सनल मीन्स एम्प्लॉय। ठीक है, पर्सनल से मतलब होता है एम्प्लॉय। कभी भी ये पर्सोनल वर्ड आपको अगर आता है कॉमर्स लैंग्वेज में, पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉय। सो आपको एक एम्प्लॉय लगेगा। अब एम्प्लॉय तो आपके बिजनेस में ऑलरेडी है, लेकिन यहां पर एम्प्लॉय से मतलब है कि वो पर्सन जो कि आपके हार्डवेयर और आपके सॉफ्टवेयर दोनों को यूज करना जानता हो, दैट इज द पर्सनल ओवर हियर, राइट। सो कंपोनेंट में अपने हार्डवेयर है, आपके पास अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ आपने वेल एस्टेब्लिश कर दिया है, आपने अच्छा सॉफ्टवेयर लिया है जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है पूरे मार्केट में, लेकिन आपके पास एक पर्सनल ऐसा नहीं है जो कि ना सॉफ्टवेयर जानता है, या तो सॉफ्टवेयर जानता है या हार्डवेयर जानता है, या तो फिर दोनों में से कुछ भी नहीं जानता। ऐसा पर्सनल आपके काम का नहीं है। आपको ऐसा पर्सनल चाहिए जो न सिर्फ हार्डवेयर की जो डिवाइसेस है, आप अगर लैपटॉप आप अगर कंप्यूटर ले रहे तो वो भी उसे आना चाहिए, और साथ में ये उसको आना चाहिए सॉफ्टवेयर का पार्ट भी आना चाहिए, राइट। मतलब उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सकते हैं। तो पर्सनल अगर जो है उसे ये सारी चीजें आनी चाहिए, तो आपके पास एक वेल ट्रेंड प्रोफेशनल पर्सनल होना चाहिए, पर्सनल यानी एम्प्लॉय होना चाहिए जो ये सारी चीजें मैनेज कर सके। सो गाइस, अगर आप लोग भी अकाउंटिंग में आगे जाके अगर अपना करियर बनाना चाहते हो, सो आपको भी टैली सॉफ्टवेयर यूज कर लेना सीख लेना चाहिए। सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन अकाउंटिंग, राइट। और कंपोनेंट्स हमने कंप्लीट किए। लेट्स गो टू द रोल ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। व्हाट आर द रोल्स, क्या क्या रोल्स है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के, क्या क्या रोल्स है, और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या क्या चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो हमें यहाँ पर यूजेस भी अगर कोई मान लीजिए आ जाता कभी सम के, व्हाट आर द यूजेस ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, CAS कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के यूजेस क्या है, ऐसा है, या फिर रोल क्या है। तो क्या क्या यूजेस है, क्या क्या रोल है, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला रोल क्या बताया, क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। सो गाइस, क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट जो अकाउंटिंग में लगते हैं। तो अकाउंटिंग में क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं,
अगर मैं माल कहीं से परचेस करता हूं तो मुझे परचेस का बिल लगता है, मैं अगर माल किसी को सेल करता हूं मुझे सेल का बिल देना होता है, ठीक है। ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट सकते, परचेस इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस। सो अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं तो हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ही इनवॉइस प्रिपरेशन इजीली हो जाता है। अगर हमने किसी को सेल किया है हम लोग उसकी इनवॉइस उसी सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं। हम लोगों ने अगर किसी से परचेस किया है तो हम लोग उसका परचेस का इनवॉइस अपने यहाँ वहीं पे रिकॉर्ड कर दे, उसके प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो हमारे पास परचेस इनवॉइस भी हो गया। परचेस ऑर्डर हमें निकालना है, सेल्स ऑर्डर निकालना है, कभी माल रिटर्न आया, रिटर्न दिया, मतलब डेबिट नोट बनाना है, क्रेडिट नोट बनाना है, किसी भी तरह का अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हमें रेडी करना होता है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, तो पूरा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ से डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसका रिसिप्ट निकालना है, किसी बैंक के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया है, किसी को लोन दिया था उसका इंटरेस्ट चार्ज किया है, किसी को हमने अपनी प्रीमाइसेस रेंट पे दिए तो उसकी रेंट इनवॉइस बनानी है, किसी को सर्विसेज रेंडर्ड की है, अगर मैं अकाउंटिंग फर्म हूं मैं सर्विसेज रेंडर कर रहा हूं तो मैं अगर सर्विस दे रहा हूं तो सर्विसेज का बिल बनाना है। वो सारे अकाउंटिंग जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सारे के सारे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट कहां से बन जाएंगे, उस सॉफ्टवेयर से बन जाएंगे। तो हमारे लिए ये भी एक फायदे की चीज हो जाती है। पता है आप बेनिफिट्स में अगर ये भी एक लिख सकते हो, जहां पर आप बेनिफिट्स और एडवांटेज लिख रहे थे ना, वहां पर आप ये भी लिख सकते हो कि हाँ भाई ये भी मेरे लिए फायदे वाली है, क्योंकि अगर मुझे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट मतलब मुझे बिलिंग के लिए कोई और सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, बिलिंग मेरा इसी में हो जाएगा, उसी में मेरा अकाउंटिंग भी हो रहा है, जो कि मेरा सेकंड पॉइंट है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, ये आपको समझ में आ गया। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट प्रिपेयर मतलब कोई भी इनवॉइस प्रिपेयर करनी है, अकाउंट से रिलेटेड मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, वो यहाँ हो गया। और साथ में मेरे डे टू डे ट्रांजेक्शन सारे के सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं इसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। मेरा क्या हो जा रहा है, मेरा बिलिंग उसी में हो जा रहा है, तो बिलिंग तो हो ही रहा है, लेकिन मैंने परचेस किया, मैंने इंटर कर दिया, सेल किया इंटर किया, कैश निकाला इंटर कर दिया, कैश डिपॉजिट किया इंटर कर दिया, बैंक से पैसा ट्रांसफर किया किसी के अकाउंट में, किसी क्रिएटर को पेमेंट किया है, किसी डेटा से पेमेंट आया है, सारी चीजें मैं उसी में इंटर कर रहा हूं, तो मेरे ट्रांजेक्शन भी क्या रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो सारी अप टू डेट, मेरा पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट अप टू डेट रह रहा है, राइट। नेक्स्ट इज डेटर्स अकाउंटिंग। सो डेटर्स अकाउंटिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि डेटर्स को हमें पैसा देना है, तो वो डेटर्स की पूरी अकाउंटिंग इसी में हो जाती है। कि मैंने राम से मतलब राम नहीं, अब मैं कोई दूसरा नाम यहाँ लेता हूँ, महेश। सो महेश से मैंने क्या किया है, 50,000 रुपए का माल खरीदा है और 10,000 रुपए एडवांस पेमेंट किया था, वो मैंने इंटर करके रखा है, तो मुझे कितना बाकी है, 40,000 बाकी है। अब 40,000 में मैं 20,000 दूंगा 2 महीने बाद, और 10,000 दूंगा, और 20,000 जो है वो बचा हुआ वो और 2 महीने बाद दूंगा। तो इस तरह से डेटर्स की अकाउंटिंग भी पूरी इसके अंदर हो जाती है, कि कब माल परचेस किया गया था, मतलब कब माल हमने खरीदा है, कब माल हमने बेचा है, फिर कितना पैसा मैंने उसको दिया, कितना पैसा आना बाकी है, वो सारी चीजें डेटर्स की अकाउंटिंग पूरी इसके अंदर हो जाती है, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट इज स्टोर्स अकाउंटिंग। स्टोर्स अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट से है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए स्टोर्स अकाउंटिंग, कभी भी स्टोर्स वर्ड यूज होता है तो वो इन्वेंट्री के लिए यूज होता है। सो गाइस सॉफ्टवेयर से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं कि आप न सिर्फ उसमें अपने अकाउंट रिलेटेड एंट्री कर सकते हो, बट आप साथ में अपने स्टोर्स की सारी चीजें उसमें मेंटेन कर सकते हो। मतलब स्टॉक मैनेजमेंट, पूरा स्टॉक मैनेजमेंट जो होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, वो पूरा आप कर सकते हो। मतलब आपके पास कितने यूनिट आए हैं, कितने यूनिट बिके हैं, कितने यूनिट अभी गोडाउन में है, वो सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो। कि 10 यूनिट आए, 5 यूनिट उतर गए, 2 यूनिट डैमेज भी हो गए, डैमेज को भी आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। आपके पास लूज में पड़े हैं, कुछ ऐसा माल है जो मतलब स्क्रैप है, तो वो सारी चीजें आप उसमें पूरी तरह से प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हो। सो उसमें क्या है कि चोरी के चांसेस नहीं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिया था ना कि हाँ माल वहां बिका, यहाँ बिका, तो वो बचा हुआ माल कहाँ गया वो दिख रहा ही नहीं है, कहाँ रखा। किसी कंपनी में क्या होता है, एक गोडाउन नहीं होता है, 10 गोडाउन होते हैं, तो किस गोडाउन में हमारा माल पड़ा है, वो सारी चीजें आप इसमें स्टोर में के वाइज मैनेज कर सकते हो। कि मेरा इस गोडाउन में इतना माल पड़ा है, इस गोडाउन में इतना माल पड़ा है। अगर 2 ही यूनिट है, लेकिन 2 यूनिट में 1 यूनिट गोडाउन नंबर 1, 1 यूनिट गोडाउन नंबर 10 में है, तो वो भी आप प्रॉपरली आप देखोगे सॉफ्टवेयर में, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मेरा कंप्यूटर, मैंने मान ली मेरा माउस में बेचता हूं तो मेरे माउस कहां पर है, तो माउस यहां पर एक पड़ा, वहां पर एक पड़ा है, ठीक है। सो दैट यू कैन मैनेज ओवर हियर। सो लास्ट नेक्स्ट वन इज पेरोल अकाउंटिंग। सो अगेन न्यू वर्ड, अपने जैसे यहाँ पर्सोनल देखा था ना, पर्सोनल फॉर एम्प्लॉय, सेम यहाँ पेरोल फॉर एम्प्लॉय होता है। पे रोल, यहाँ पे 2 वर्ड है, इसको अगर आप प्रॉपर वे में अगर खुद ही सोचो तो आपको समझ में आ जाएगा। पे मीन्स किसी को पैसा देना, एंड रोल फॉर रोल नंबर। सो यहाँ पे रोल का मतलब होता है एम्प्लॉय आईडी के बेस पे उनको पे करना। सो पेरोल अकाउंटिंग भी आपका इस सॉफ्टवेयर में हो जाता है। कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, आजकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है पेरोल एनेबल्ड होते हैं। पेरोल अनेबल्ड होते हैं तो आपको क्या फायदा हो जाता है कि आप सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ क्या कर सकते हो, अटेंडेंस मैनेजमेंट कर सकते हो। सारी चीजों के मैं आपको अलग अलग नाम देते जा रहा हूँ। स्टोर अकाउंटिंग मीन्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेरोल अकाउंटिंग मीन्स अटेंडेंस मैनेजमेंट। वहां पर आप क्या कर सकते हो, अपने एम्प्लॉय की अटेंडेंस भी मैनेज कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको उसकी सैलरी कितनी है मंथली वो डाल के रखना रहता है रिकॉर्ड में पहले से, और आप उसको सिर्फ ये कर दोगे 31 डेज के में से ये इतने दिन आया, आप सिर्फ इतना डालोगे तो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि आपको इस पर्सन को इतना ही अमाउंट पे करना है।
सो यू कैन मैनेज पेरोल ऑल्सो, राइट। सो अगेन, और उसके बाद फाइनली, ये तो मैं आपको शुरू से बताते जा रहा हूँ, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल एनालिसिस, कुछ भी ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और जितने भी फाइनेंशियली रिपोर्ट लगती है, सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो आपको ऑटोमेटेड, जो ऑटोमेशन है ना, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, ऑटोमेटेड रेडी मिलती है अगर आपने सारे ट्रांजेक्शन प्रॉपरली रिकॉर्ड किए हैं तो। सो दीज ऑल आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो गाइस, अब हम लोग एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें जिसके आने का चांस बहुत ज्यादा होता है हमेशा, कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये सम भी आ सकता है कभी भी आपको 5 मार्क्स के लिए थ्योरी में, जहां पर आपको क्या करना है, दोनों मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बीच का कंपैरिजन बताना है। तो आप उस फॉर्मेट में कर दोगे, टेबुलर फॉर्मेट में, जहां पर आप ये मीनिंग, तो आपको मैनुअल अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का मीनिंग लिखना है, मैं आपको बता देता हूं। तो मीनिंग होता है मैनुअल अकाउंटिंग, जहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, सारे के सारे लेजर पोस्टिंग, पेटी कैश बुक, लेजर अमाउंटिंग, जर्नल बुक, सारी के सारी एंट्रीज जो है वो मैन्युअली कर रहे हैं, और सारे टोटल्स मैन्युअली करके पूरी अकाउंटिंग फाइनली क्लोजिंग होने तक बुक्स की मैन्युअली करेंगे, वो होगा मैनुअल अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होगा जहां पे हम लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। वेरी सिंपल आपको मीनिंग लिखना है कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग वेयर वी यूज द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ ऑल द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, ओके। देन कैलकुलेशन में एक टोटल ऑफ, सेकंड पॉइंट हम लोग ये ले लेंगे, यहाँ पर सारे पॉइंट आप देखेंगे बहुत इजी पॉइंट्स है और उनको आप अकॉर्डिंगली कहीं भी ऊपर नीचे कर सकते हो। फर्स्ट आपको खाली मीनिंग लिखना है, ठीक है। सो कैलकुलेशन में एक टोटल ऑफ में आप लोग क्या लेंगे, मैनुअल में आप लोग क्या करेंगे कि मैनुअल में हम लोग क्या, मैनुअल में कैलकुलेशन हमें खुद करना है, राइट। सो मैनुअल में कैलकुलेशन जो है टोटल वोटल ये सारी चीजें हम लोग खुद करेंगे, जबकि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या होगा कि वो सारी चीजें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी वहां पे एक प्लान्ड सॉफ्टवेयर है, तो हमें वो सारी चीजें टोटल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटेड टोटल हो जाती है। सो यहाँ पर लिखना है कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर, सो वी डोंट हैव टू कैलकुलेट एनी, we don't have to make total of these all the ledgers, right? Then comes third one is ledger accounts. So ledger accounts हमें क्या होता है, मैनुअल अकाउंटिंग में प्रिपेयर करने होते हैं और उनके बैलेंसेस निकालने होते हैं। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इन मैनुअल अकाउंटिंग वी हैव टू क्रिएट अ लेजर एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट द लेजर बैलेंसेस एज मैनुअल, हाँ। बट कंप्यूटर अकाउंटिंग में क्या होगा, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग को लेजर अकाउंट, मतलब लेजर्स हम लोग प्रिपेयर नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, लेजर्स की अकाउंट लेजर सिर्फ क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो लेजर क्रिएट, वी क्रिएट द लेजर अकाउंट्स, बट वी डोंट हैव टू कैलकुलेट द लेजर बैलेंसेस, ओके। लेजर बैलेंसेस जो है वो डायरेक्ट कैलकुलेट होते हैं। तो मतलब वो क्या करना है, मैनुअल में लेजर क्रिएट भी करना है, उसको बैलेंसेस भी हमें मैन्युअली निकालने, लेकिन कंप्यूटर अकाउंटिंग में क्या होता है, लेजर के बैलेंसेस हमें नहीं निकालने होते। देन कम ट्रायल बैलेंस, सो वी डोंट हैव टू कैलकुलेट, वी डोंट हैव टू मेक ट्रायल बैलेंस इन कंप्यूटर अकाउंटिंग, हाँ। मैनुअल अकाउंटिंग में हमें ट्रायल बैलेंस खुद ही बनाना है, मतलब हम लोग लेजर बैलेंसेस निकालते हैं, उसी लेजर बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं मैनुअल अकाउंटिंग में। बट कंप्यूटर अकाउंटिंग में हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटेड है सिस्टम में, वो डायरेक्ट बन जाता है। एडजस्टमेंट एंट्री, तो एडजस्टमेंट एंट्री में हमें क्या करना होता है, एडजस्टमेंट की एंट्री भी करनी है। मैनुअल अकाउंटिंग की मैं बात कर रहा हूं, मैनुअल अकाउंटिंग में हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट की एंट्री भी करनी है, और एडजस्टमेंट की एंट्री करने के बाद उनको रिस्पेक्टिव लेजर में पोस्ट भी करना है, ठीक है। बट अगर हम लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में अगर एडजस्टमेंट देख रहे हैं तो हमें सिर्फ एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है, दैट्स इट। वो लेजर में डायरेक्ट ऑटोमेटेड वर्जन है, ऑटोमेशन है पूरी तरह से, वो डायरेक्ट पोस्टेड हो जाता है, हमें पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। देन कम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी क्या होगा, मैनुअल अकाउंटिंग में वी हैव टू प्रिपेयर ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनुअली, बट इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी डोंट हैव टू प्रिपेयर, इट इज ऑटोमेटेड। सो once we record all the accounting transaction, automatically financial statement get prepared, okay. then come closing the books. so manual accounting में हमें क्या करना होता है, बुक को क्लोज करना होता है, जैसे एक प्रॉपर वे से हम लोग क्या करते हैं, लेजर क्लोज करते हैं, लेजर क्लोज करने के बाद उसके बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करते हैं, फिर बैलेंस शीट में जाके फाइनली क्लोज करते हैं। तो वो सब क्लोजिंग हमें क्या करना है, मैनुअल में करना पड़ता है। बट इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम we don't have to close the books of account, it's already closed because it's automated software. so एक बार सिर्फ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए तो सारी एंट्रीज ऑटोमेटेड हो जाती। तो इस तरह से आप इसका कंपैरिजन वेरी इजीली बता सकते हो, ठीक है। जो भी आपको याद आता है आप वो सारी चीजें दोनों अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बीच में से बता सकते हो कि हमारा कॉस्ट एक टॉपिक ले लोगे आप, यहाँ पर आप बोलोगे मैनुअल अकाउंटिंग में कॉस्ट ज्यादा लगता है
कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में कॉस्ट कम लगता है। फिर आप इन्वेस्टमेंट एक टॉपिक ले लोगे दोनों के बीच में कंपेयर करने के लिए, आप इन्वेस्टमेंट में फिर लिखोगे मैनुअल अकाउंटिंग डज नॉट रिक्वायर लार्ज इन्वेस्टमेंट, मीन्स इट रिक्वायर ओनली लो इन्वेस्टमेंट और नो इन्वेस्टमेंट, ओके, बट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसमें कोई भी अलग अलग टॉपिक्स भी ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली इजीली कंपैरिजन कर सकते हो। तो ये इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो आपको छोड़ना नहीं है, कुछ भी नए थोड़े से क्वेश्चन देखिए, जब आप पढ़िए उसको ध्यान से देखिए क्या उसका आंसर इजीली हो सकता है, क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक मिल चुकी है, तो इजीली यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन, ओके। नाउ वी विल डू सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। व्हाट डू यू मीन बाय सोर्सिंग? तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमें मिलेंगे कैसे, ओके। सो देयर आर लॉट ऑफ कंपनी जो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाती है, बेचती है, एंड देयर आर लॉट ऑफ कंपनी जो अकॉर्डिंग टू यूज, जैसा आपका यूज है उसके अकॉर्डिंग भी सॉफ्टवेयर बना के देती है। सो हमें सोर्स करने के 4 डिफरेंट वेज यहाँ पे बताए हैं और उन 4 डिफरेंट वेज को हम लोग देखेंगे। सो वेरी फर्स्ट इज रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, जिसे कहा जाता है बहुत सारी कंपनियां हैं तो उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर है कि आप एक बार लो, बस रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर लो, यूज करना चालू करो। उसके लिए आपको तो वो एक तरीका हो गया कि कोई भी सॉफ्टवेयर ले सकते हो आप, लेकिन आपका बिजनेस कैसा है तो आपके बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस वाले लोग जो होंगे या फिर आपका बिजनेस जो है उसी सेम बिजनेस वाले लोग जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और उनको क्या वो सॉफ्टवेयर अच्छे से जम रहा है, उनको क्या वो सॉफ्टवेयर अच्छा लग रहा है, उनको अगर कोई परेशानी नहीं तो ऐसे सेम सॉफ्टवेयर आप ले सकते हो। तो वो रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर हो जाता है कि उनके बिजनेस में वो प्रॉपर्ली फंक्शनल है, तो ऑब्वियसली हम लोग उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर मतलब इजीली फंक्शनल सॉफ्टवेयर होता है। छोटे छोटे बिजनेसेस जो होते हैं एकदम छोटे स्मॉल लेवल के बिजनेसेस, उनके लिए रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर एकदम ओके है, क्योंकि उनके पास ना ज्यादा स्टॉक होता है, ना ज्यादा बड़ा प्लेस होता है, ना ज्यादा उनका सेल परचेज ट्रांजेक्शन होता है। सो उनके लिए रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे होते हैं, जो 2-3 हजार रुपए के मिनिमम प्राइस में बहुत सारे छोटी छोटी कंपनीज है वो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाती है और बहुत ही कम प्राइस में बेचती है। तो यू कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर, ओके। अब उसके बाद आता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, 4 अलग अलग जो है उसमें सेकंड वन इज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। सो कस्टमाइज और टेलर्ड, यहाँ पे जो तीसरा है टेलर्ड, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हो आप, लेकिन वो आप अपने अकॉर्डिंगली खुद कर सकते हो। कस्टमाइज वर्ड इज कम्स फ्रॉम दी कस्टमाइजेशन, मतलब आप उसको ऐसे कस्टमाइज करो जैसे आप चाहते हो। तो ऐसे सॉफ्टवेयर है बहुत सारे जो कि जैसा आप चाहो वैसे उसको थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके आप उसके अकॉर्डिंगली उसको यूज कर सकते हो, दैट इज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। टैली भी बिल्कुल कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, जहां पर क्या होता है आपको उसमें जैसे आपको अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने उस तरह से आप उसका अकाउंट एडजस्ट करके उसको प्रिपेयर कर सकते हो, उसमें एंट्रीज करने के तरीके चेंज कर सकते हो। आपको परचेज किस तरह से एंट्री करना है, आप एज ए इनवॉइस एंट्री करना चाहते हो, एज ए वाउचर एंट्री करना चाहते हो, और आप किस तरह से उसकी बिल का प्रिंटिंग वे चेंज कर सकते हो। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह के जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इनकी डिमांड मार्केट में थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर जो है वो पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बनाए हुए सॉफ्टवेयर है। मैं एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगा ऐसा जो सिर्फ टेक्सटाइल के लिए बहुत फायदेमंद है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर मैंने बना दिया, तो मेरा सॉफ्टवेयर के कस्टमर कौन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल से रिलेटेड जो पर्सन है वो लोग मेरे कस्टमर हो गए रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर के लिए। लेकिन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो होगा वो एवरी बिजनेस के अकॉर्डिंग उसको आप खुद कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी होते हैं, तो टैली उसमें से एक है कि आप उसको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। थर्ड वन इज टेलर्ड सॉफ्टवेयर। सो व्हाट इज द टेलर्ड? टेलर्ड वर्ड से आपको पता चलेगा टेलर यानी किसी ने बोला, टेल स्टोरी टेलर जो होता है। तो वैसे टेलर्ड सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं किसी कंपनी से बनवाता हूं। अकाउंटिंग के लिए इस तरह से भी बिजनेस में काम किया जाता है, जहां पे मेरा बिजनेस है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, उसकी कई कई ब्रांचेस है, अलग अलग ब्रांचेस है, मतलब हजारों ब्रांचेस है पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। अब इतनी सारी ब्रांचेस को पूरा प्रॉपर वे मुझे मैनेज करना है सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से, तो वैसे सॉफ्टवेयर मार्केट में नहीं होते। तो ऐसे में क्या करती है, जैसे बड़ी कंपनियां इनके पास बहुत फंड भी है, तो ये लोग क्या करते हैं कि एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर फर्म को लेते हैं, उनको पूरा उनका बिजनेस जो है किस तरह से चल रहा है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है पूरी रिक्वायरमेंट बताते हैं, और उस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया जाता है जो कि मेरे बिजनेस को पूरी तरह से फुलफिल कर सके, उसे कहते हैं टेलर्ड सॉफ्टवेयर। सो ऐसे सॉफ्टवेयर जो है बनवाए जाते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। एंड लास्ट वन इज फ्री एंड ओपन सोर्स। तो बहुत सारी कंपनीज है जो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इस तरह छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाते। यहां पर मैं स्मॉल वेंडर जो यहाँ पर रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर नहीं हो रहे थे, स्मॉल वेंडर्स तो होते थे, तो उनसे भी छोटे लेवल पे एकदम छोटे लेवल पे जो बिजनेस करने वाले लोग हैं
और अगर वो लोग भी मॉडर्न तरीके से बिजनेस में सारी एंट्रीज करना चाहते हैं तो उनके लिए फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, जो बहुत छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें सिर्फ छोटी छोटी अकाउंटिंग एंट्रीज आपको सिर्फ मान लीजिए क्या करना है कि ज्यादा तो माल है ही नहीं, मेरे तो शॉप है इतनी छोटी सी, मुझे कुछ ज्यादा चीज के लिए मुझे सिर्फ बिलिंग करना रहता है, तो मैं क्या करता हूँ एक साथ छोटा सा सॉफ्टवेयर देख लेता हूँ जो जिसके लिए मुझे कुछ चार्ज भी नहीं लगता है, फ्री है, ओपन सोर्स मतलब इजीली अवेलेबल होता है नेट पर, इंटरनेट से मैं इजीली उसे डाउनलोड कर सकता हूँ और डाउनलोड करके उसे क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ फॉर माई बिलिंग पर्पस। और उसमें अगर कुछ एंट्रीज जो मतलब इसमें फ्री एंड ओपन सोर्स के जो लाइसेंस होते हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें थोड़े से रिस्ट्रिक्शन होते हैं जो छोटे मोटे, तो वो रिस्ट्रिक्शन को छोड़ के अगर वो रिस्ट्रिक्शन मतलब मुझे इतना ज्यादा मेरा बिजनेस ही नहीं है कि मुझे वो सारी चीजें चाहिए, तो मैं फ्री एंड ओपन सोर्स वाला सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकता हूँ। इस तरह से 4 सॉफ्टवेयर होते हैं और आपको बता दूं कि चारों के चारों चीजों रेडी टू यूज से लेकर कस्टमाइज, टेलर्ड एंड फ्री एंड ओपन सोर्स, सो ये सारी चीजें भी टैली में हो सकती है। ठीक है, तो कैसे होती है, तो टैली को लेने के 3 अलग अलग तरीके हैं जो यहाँ पे बताए गए हमें बुक्स के अंदर। सो जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम लोग ले लेते हैं। सो वेरी फर्स्ट होता है लाइसेंस वर्जन। ठीक है, लाइसेंस वर्जन क्या होता है, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, टैली खरीदते हैं। टैली जो है वो डाउनलोड तो हम लोग नेट से कभी भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। टैली इज द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसे कहीं से भी डाउनलोड करके यूज कर सकता है फॉर स्मॉल अकाउंटिंग। तो रेडी टू यूज और फ्री एंड ओपन सोर्स ये दोनों यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो ये जो 3 तरीके मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके लिए। डेमो वर्जन होता है एक लाइसेंस वर्जन हो गया, एक डेमो वर्जन हो गया। थर्ड वन जो है वो मैं आपको अलग से बाद में बताता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, सो डेमो वर्जन यानी टैली का डेमो वर्जन जो है वो अकाउंटिंग जो है इंटरनेट से आप कहीं भी डाउनलोड कर सकते हो। सारे सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड होते ही आज के टाइम पे, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए टैली के डेमो वर्जन को। रेडी टू यूज एंड फ्री एंड ओपन सोर्स दोनों यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। आप छोटे छोटे बिजनेस अगर आपका है तो आप उसको सिर्फ इजीली क्या कर सकते हो, बिलिंग के लिए, सब चीज के लिए यूज कर सकते हो। थोड़े थोड़े उसमें सिर्फ जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो रिस्ट्रिक्शन होती है जीएसटी रिलेशन, मतलब जीएसटी रिलेटेड हो गई है, वैट रिलेटेड हो गई है, जो टैक्स पार्ट हमारा होता है टीडीएस रिलेटेड, वो सारे रिस्ट्रिक्शन होंगे। अगर डेमो वर्जन आप कर रहे हो तो आपको वो सब सारे कैलकुलेशन वहां पे नहीं होंगे, आपको थोड़े से मैन्युअली जाने पड़ेंगे, मतलब उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आता है कस्टमाइज वर्जन। तो अगर आप लाइसेंस वाला ले लेते हो, लाइसेंस वाला टैली में आपको पूरा फ्री टू यूज सारी चीजें यूज हो जाती, सारे उसके जो फीचर्स है वो ओपन हो जाते। डेमो वर्जन में क्या है, कुछ फीचर्स उसके डिसेबल्ड होते हैं, वो आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। जैसे आपने लाइसेंस वर्जन ले लिया, वो पेड वर्जन होता है, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट करते आपको क्या हो जाएगी, जीएसटी। आज जीएसटी है, कल अगर मान लीजिए टैक्सेशन चेंज होता है पूरे अकाउंट इंडिया में, क्या हो गया, कोई नया अकाउंटिंग मतलब कोई नया ही टैक्स पार्ट ले आएगा गवर्नमेंट, तो एक नया टैक्स आ गया या फिर कोई नया टैक्स एड ऑन किया गया है, कोई जैसे दिल्ली में सीज लगा दिया गया है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, तो वैसे वैसे क्या होता है कि किसी मतलब पेट्रोल डीजल पे हम लोग को अल्कोहलिक आइटम है, अल्कोहलिक आइटम पे क्या किया मैंने, कुछ एक्स्ट्रा लगाया है टैक्स, तो वो सारी चीजें क्या होती है, डायरेक्ट अपडेट होती रहती है। मुझे कुछ करना नहीं होता। लाइसेंस वर्जन का बेस्ट पार्ट ही होता है कि वो सारी चीजें डायरेक्ट मेरे सॉफ्टवेयर में अपडेट होती रहेगी, मुझे कुछ करना नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, कस्टमाइज ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। ठीक है, तो कस्टमाइज कर सकते हैं आप उस सॉफ्टवेयर में, किसी भी तरह से कस्टमाइज कर सकते हो फॉर एवरी बिजनेस। कोई भी बिजनेस किस तरह से आप उसके अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करके यूज कर सकते हो टैली को। ठीक है, तो ऐसे ही सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। अब लास्ट वन इज क्या है, दैट इज पायरेटेड वर्जन, जो यूज किया जाता है बहुत सारी कंपनीज में, बट ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं होता और ये सिक्योर नहीं होता। सबसे बड़ी चीज पायरेटेड वर्जन में क्या, आपके डेटा के साथ चोरी हो सकती है, डेटा इधर उधर भी हो सकते हैं, और पायरेटेड वर्जन जो है यूज करना इलीगल है। सबसे पहली चीज, पायरेटेड का मतलब चोरी किया हुआ, लाइसेंस उसका चोरी किया जाता है, उसको हैक करके उसको लाइसेंस चोरी किया जाता है। सो पायरेटेड वर्जन यूज करना इलीगल है, जो बुक के अंदर बताया भी है, आपको जानना भी चाहिए कि आप किसी भी चीज का पायरेटेड वर्जन यूज ना करें तो बेटर है, क्योंकि पायरेटेड वर्जन में आपका डेटा सिक्योर भी नहीं है, पहली चीज, दूसरा चीज वो इलीगल है। ठीक है, सो इस तरह से सोर्सेस है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करने के। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे जाके कि टैली में क्या क्या किस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई अकाउंटिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में टैली का यूज किस तरह से करना है वो हमारे हम लोग देखेंगे। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, न सिर्फ आपके स्टडी पर्पस के लिए, लेकिन टैली के बारे में जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अकाउंट से रिलेटेड है, आप कॉमर्स फील्ड के हो, और कॉमर्स फील्ड से आप अगर आगे जाने वाले टाइम में कहीं भी बिजनेस में किसी भी तरह से जाते हो, किसी बिजनेस को करते हो, और एल्स आप कहीं पर जॉब करते हो, सर्विस सेक्टर में चले जाते हो, हर जगह आपको क्या होगा, कोई ना कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिलेगा। तो आपके लिए बेसिक नॉलेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रैक्टिकल एक्टिविटी जो दी गई है वो टैली से रिलेटेड है। सो गाइस ये भी टैली से रिलेटेड सम भी आने के चांस होते हैं, सम आते भी है, एक्चुअली चांस ही नहीं होते, आते भी है। तो कुछ वाउचर्स क्या है टैली में, वो एक इंपॉर्टेंट सम आने का चांस होता है। क्रिएशन के लिए आपको बेसिक एक प्रैक्टिकल पार्ट दिया गया है यहाँ पर टैली में। तो हम लोग देखते हैं क्रिएशन ऑफ कंपनी इन टैली।
सबसे पहला जहां पर क्या हो गया कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। अगर टैली सॉफ्टवेयर है आपके पास, कहीं भी है आपके घर पे, अगर पीसी है, आप टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, एक वर्जन, डेमो वर्जन, और आप ये सारी चीजें क्रिएशन किस तरह से होता है वो देख भी सकते हो। लेट्स हम लोग भी देखते हैं कैसे है, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट थिंग, जब भी आप टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, चालू कर देंगे, आपके सामने सीधे आएगा क्रिएट कंपनी का ऑप्शन, क्योंकि आपके जो डेटाबेस है उसमें कोई भी कंपनी नहीं होगी। गेटवे ऑफ टैली आ जाता है। गेटवे ऑफ टैली जो है वो होम पेज होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर का जो होम पेज होता है ना, वैसे ही टैली का होम पेज होता है गेटवे ऑफ टैली, और उसके अंदर आपको सबसे पहले क्रिएशन ऑफ कंपनी आ जाएगी। सो यहाँ पर आपको दिया होता है कंपनी इंफॉर्मेशन, सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, लॉग इन एज अ रिमोट यूजर, बैकअप, रिस्टोर, क्विट। जहां पर आप क्रिएट कंपनी पे क्लिक करते हो, तो क्रिएट कंपनी पे क्लिक करते हैं आपके पास ऐसा होम पेज आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन भरनी हो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आती है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में आपको क्या भरना है, एक पाथ भरना है। पाथ इज नथिंग बट द प्लेस जहां पर आपका सारा डेटा स्टोर होने वाला है, आपकी कंपनी स्टोर होने वाली है। सो पाथ सबसे पहले आपके पास आ जाता है, ठीक है। जहां पर मतलब वो पाथ जो है वो कंप्यूटर का पाथ है, जो लोकल डिस्क सी में, डी में या ई में जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेम, आपको कंपनी का नाम डालना है। मेलिंग एड्रेस मतलब कंपनी का एड्रेस डालना है आपको वहां पे। देन कम स्टेट। स्टेट मतलब किस कंपनी, किस स्टेट में आपकी कंपनी है, इसके लिए आपको वहां पर पॉपअप लिस्ट दी होगी, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से स्टेट में आपकी कंपनी है। पिन कोड आपको डालना होगा आपके सिटी का। ईमेल एड्रेस ऑफ द कंपनी, ईमेल एड्रेस आपको आपकी कंपनी का डालना है। फोन नंबर अगर है तो फोन नंबर डालना है। करेंसी सिंबल, क्या करेंसी सिंबल आपकी कंपनी यूज करी, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली है, और एल्स जितने भी सॉफ्टवेयर रन होते हैं, तो हमारी आईटी इंडस्ट्री और आईटी एक्सपोर्ट में भी इंडिया नंबर 1 पे है, ठीक है। सो इंडिया नंबर 1 पे एक्सपोर्ट में आईटी में, तो हमारे जो सॉफ्टवेयर जो बनाए जाते हैं उसे इसी तरह से बनाया जाता है कि वो किसी भी कंट्री में यूज हो सके। तो यहाँ पर आपको करेंसी सिंबल डालना है कि आपकी कंट्री का करेंसी सिंबल क्या है। अगर हम लोग इंडिया में यूज कर रहे हैं तो हम लोग रुपीज लेंगे, ठीक है। फिर मेंटेन, आपको किस तरह से अकाउंट मेंटेन करना है। अकाउंट मेंटेन करने के भी दो तरीके होते हैं। आप होता है कि आप खाली अकाउंट्स मेंटेन करोगे और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, यानी आप स्टॉक भी मेंटेन करोगे। तो आप यहाँ पे दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, या तो आप अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो आपको अकाउंट्स लेना है, आप इन्वेंट्री के साथ मेंटेन करोगे तो इन्वेंट्री लेना है। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आपका, यानी आप जिस कंट्री में हो वहां का फाइनेंशियल ईयर कहां से स्टार्ट होता है। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, क्या होता है बहुत बार कि आपकी बुक्स जो है वो बाद में बिगनिंग हो रही है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है ना। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका आप जो बिजनेस है वो भी 1 अप्रैल को स्टार्ट करोगे। बिजनेस तो साल के कभी भी किसी भी दिन स्टार्ट हो सकता है। आपकी बुक्स कब स्टार्ट हुई है, फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है, आपको डालना है। टैली वैल्यूड पासवर्ड, जो मैंने आपको बताया था, टैली का पासवर्ड आपको यहाँ पे सेट करना होगा आपकी कंपनी के लिए, ताकि आप कभी भी कंपनी ओपन करो तो आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहे, कोई और आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर आपको क्या करना है, यूजर्स के क्या क्या रिस्ट्रिक्शन रहेंगे, मतलब कोई और अगर यूजर कभी आता है तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन तो आप उसमें सेट कर सकते हो। इस तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपको क्रिएशन ऑफ कंपनी हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए बेस करेंसी, कौन सी बेस करेंसी सिंबल है जो कि आपको दिखाना है, तो वो आपका वहां पे डालना है। फॉर्मल नेम, फॉर्मल नेम से मतलब करेंसी का फॉर्मल नेम क्या है। अगर आपने रुपीज का सिंबल सेलेक्ट किया था करेंसी सिंबल में, तो आपका फॉर्मल नेम होगा इंडियन रुपीज, जिसे शॉर्ट फॉर्म RS में दिखाया जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जब भी अकाउंटिंग आप मेंटेन कर रहे हो, आपके कुछ ना कुछ फिगर अमाउंट जो है वो डेसिमल प्लेसेस में आएंगे, तो कितने डेसिमल प्लेस तक आप नंबर फिगर दिखाना चाहते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 2 प्लेसेस तक दिखाया जाता है। आप जो चाहे वो वहां पे सेलेक्ट कर सकते हो, 4 प्लेसेस, 3 प्लेसेस, ठीक है। सो अमाउंट इन मिलियन सिंबल, सो बहुत बार क्या होता है, कंपनी बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रही है तो मिलियन सिंबल जो होता है वो दिखा सकते हो कि आपका अगर 1 मिलियन का ट्रांजेक्शन हुआ तो वहां पर 1 दिखेगा, मतलब मिलियन सिंबल है। डबल इन्वर्टेड कॉमा जो होता है वो दिखा दिया जाता है। तो वो सब एक आगे का फॉर्मेट है जो आप जैसे चाहो वैसे सेलेक्ट कर सकते हो। इस सिंबल सफिक्स टू अमाउंट, सिंबल या सफिक्स करना है अमाउंट के आगे, यस और नो, इस तरह से आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और जब आप इंटर मारोगे आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी, आपकी कंपनी क्रिएट होकर तुरंत आपके सामने होम पेज आ जाएगा गेटवे ऑफ टैली का। गेटवे ऑफ टैली का अगेन होम पेज आ जाएगा, जहां पर आप क्या कर सकते हो, कंपनी आपकी क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी, और इसे पूरा एक साथ में सेव करने का, जैसे आप नॉर्मली कंप्यूटर यूज करते हो तो सेव करने का जो शॉर्टकट की है दैट इज Ctrl+S, राइट। बट टैली में जो शॉर्टकट की कंप्यूटर की होती है वो टैली में यूज नहीं होती है। आपको मैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं अभी, तो आपको क्या करना है, वहां पे Ctrl+A करना है अगर सेव आप डायरेक्ट करना चाहते हो, और एल्स आप इंटर करके जब आगे जाओगे तो फाइनली जब आप इंटर कर दोगे तो वो पेज चले जाएगा और आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओगे, आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। सो सेकंड वन इज क्रिएशन ऑफ लेजर इन टैली सॉफ्टवेयर। हाउ वी क्रिएट द लेजर। अभी तक ये जो यहाँ पर कंपनी क्रिएट कर ली हमने, आपके लिए मैं बता दूं, कंपनी जब एक बार क्रिएट हो गई तो कंपनी क्रिएट होने के बाद क्या हो गया कि हमारे पास एक डेमो वर्जन स्टार्ट हो चुका है। हमने अगर लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर लिया तो क्या हो गया, हमारा रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया। हमारे पास परचेज, सेल्स, सारे वाउचर्स ऑलरेडी इसके अंदर होते हैं,
टैली जो है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर रेडी टू यूज सारी चीजें होती है। बट अगर आप उसको थोड़ा सा कस्टमाइज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सेल्स जो है मेरा वो मैं 2 अलग अलग इंटर करना चाहता हूँ, एक कैश सेल रहेगा मेरा, एक क्रेडिट सेल रहेगा, तो मुझे क्या करना है, फिर सेल्स वाउचर जो हमारा आता है डायरेक्ट F8 से आता है। F8 फंक्शंस की होते हैं जो कीबोर्ड में F1 to F12 तक, उसमें से F8 स्टैंड्स फॉर सेल्स। तो सेल्स जो आपको मिलेगा, तो उस सेल्स में अगर मुझे कैश सेल और क्रेडिट सेल अलग अलग दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वाउचर को थोड़ा सा कस्टमाइज्ड करना पड़ेगा। मैंने जो आपको चारों सोर्स बताए थे उसमें से पहला था ना रेडी टू यूज, तो रेडी टू यूज वाला तो कंपनी क्रिएट होते ही आपके सामने आ गया, लेकिन थोड़ा भी कस्टमाइज करना है और जितना ज्यादा करना है आप कर सकते हो। टैली इतना इजी सॉफ्टवेयर है, साथ में आप उसमें कस्टमाइजेशन हर चीज का कर सकते हो। सो हम लोग यहाँ पर 2 चीजों का कस्टमाइजेशन देखेंगे, फर्स्ट वन इज लेजर, सेकेंड वन इज वाउचर। सो लेट्स सी हाउ विल क्रिएट अ न्यू लेजर और एल्स हाउ वी क्रिएट अ न्यू वाउचर, राइट। ये दोनों चीजें हम लोग देखेंगे। सो क्रिएशन ऑफ लेजर में जब आपको जाना है तो आप सबसे पहले चले जाओगे गेटवे ऑफ टैली में। आपके सामने अब क्रिएट कंपनी होने के बाद गेटवे ऑफ टैली में जो पेज आता है दैट इज अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग वाउचर, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, डिस्प्ले, क्विट। क्विट प्योर मतलब हमें क्विट करना है, मतलब टैली सॉफ्टवेयर से बाहर निकलना है, तो ये सारी चीजें हमारे सामने आ जाती है गो टू ऑफ गेटवे ऑफ टैली में। उसमें फिर हम लोग अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो हमारा पहला पेज है वो क्लिक करेंगे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ जाता है सेकेंड पेज जिसमें होता है ग्रुप्स होता है, लेजर्स होता है, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, वाउचर टाइप्स, क्विट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हमें न्यू लेजर क्रिएट करना है। सो वी गो टू द सेकंड वन, लेजर्स। लेजर्स पे क्लिक करेंगे, वहां पर अगेन और एक पेज आ जाता है सिंगल लेजर क्रिएट डिस्प्ले अल्टर और मल्टीपल लेजर क्रिएट डिस्प्ले अल्टर, जहां पर सिंगल लेजर में हम लोग सिर्फ किसी एक लेजर को क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल लेजर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लेजर एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। सो हम लोग सिंगल लेजर या मल्टीपल लेजर जहां भी जाए वहां जाके क्रिएट पे क्लिक करके इंटर करके वेरी इंपॉर्टेंट सिर्फ नाम डालना है और फिर लेजर मान लीजिए मैं डेटास का बना रहा हूं तो मुझे उसका एड्रेस डालना है। बहुत सिंपल होता है, आप यूज करके देखेंगे, आप इजीली क्या है क्रिएट कर सकते हो लेजर्स, ठीक है। नाउ वी मूव टू द वाउचर, जहां पे मैं वाउचर्स क्रिएट करना चाहता हूं। लेजर मान लीजिए मैंने सन्डी क्रिएटर्स, सन्डी डेटास का क्रिएट कर लिया, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, महेश अकाउंट, इस तरह जितने मेरे अकाउंट बनाने थे लेजर्स मैंने बना लिए, उतने सारी पार्टीज है मेरी। अब मुझे क्या करना है, कैश सेल क्रेडिट सेल अलग अलग करना है, कैश परचेस क्रेडिट परचेस अलग अलग करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं वाउचर्स में चेंजेस करना चाहता हूं तो वो कैसे कर सकते हैं। सो अगेन हम लोग आ जाते हैं हमारे गेटवे ऑफ टैली फर्स्ट पेज, होम पेज जो है हमारा, जहां पर हमारे पास अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग वाउचर, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, डिस्प्ले, क्विट, ये सारी चीजें हैं। अब इसमें से क्या करूंगा, मैं चले जाऊंगा मैं वाउचर टाइप के अंदर, क्योंकि मुझे वाउचर्स में चेंजेस करना है, राइट। सो वाउचर टाइप में सेलेक्ट करूंगा, वो मुझे मिलेगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, अकाउंटिंग वाउचर्स दिख रहा है आपको, थर्ड वन अकाउंटिंग वाउचर में चले जाना है। अकाउंटिंग वाउचर के बाद उसके बाद आपको वाउचर टाइप्स में चले जाना है, जो कि आपको जब अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करने के बाद आया ग्रुप, लेजर, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, वाउचर टाइप। वाउचर टाइप 5 नंबर पर है, जिस पे इंटर करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, क्विट। आप क्या कर सकते हो, क्रिएट पे क्लिक कर सकते हो। एक बार आपने क्रिएट कर लिया, जैसे लेजर था वैसे ही सेम है, यहाँ पर नीचे अल्टर का ऑप्शन आ रहा है, आपको ध्यान देना है। एक होता है क्रिएट का ऑप्शन, दूसरा होता है डिस्प्ले, मतलब हमने क्या क्रिएट किया वो डिस्प्ले देख सकते हैं हम लोग। और लास्ट वन इज द ऑप्शन जहां पर क्या लिखा है, अल्टर लिखा है। सो गाइस आपको ध्यान देना है, अल्टर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपने एक बार जो क्रिएट कर दिया उसको आप चेंजेस करना चाहते हो तो आप उसको अल्टरेट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से ये सारी चीजें होती है। अब उसके बाद मान लीजिए मैंने जो भी क्रिएट किया और डिस्प्ले कैसे होता है तो वो मैंने आपको वैसे ही बता दिया। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आप चले गए, ये सारी चीजें आपने देख ली। अब मुझे मान लीजिए रिपोर्ट्स देखनी है, जो मैंने आपको बताया ना फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है डायरेक्ट रेडी होके मुझे मिलते हैं, वो कहां दिखेंगे। सो आप जैसे गेटवे ऑफ टैली में चले जाते हो, पहला ही आपको गेटवे ऑफ टैली में सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, जहां पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग वाउचर, सारे इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको एक वर्ड दिखेगा दैट इज डिस्प्ले, ओके। सो पहले अकाउंट, वहां पर डिस्प्ले ऑप्शन में आप चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने मिलेगा, बैलेंस शीट देखने मिलेगी, ट्रायल बैलेंस देखने मिलेगा। लेकिन अगर आपको क्या करना है, अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी चीजें देखनी है, मतलब आपको कैश बुक देखना है, बैंक बुक देखना है, आपको परचेज बुक देखना है, आपको सेल्स बुक देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो डिस्प्ले, वो चीजें देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, जो सबके पहला ऑप्शन है। अकाउंटिंग इन्फो में जाने के बाद अगेन आपको एक डिस्प्ले मिलेगा, जहां पर सिर्फ अकाउंटिंग इन्फो से रिलेटेड डिस्प्ले मिलेंगे, मतलब आपको वहां पे सेल्स रजिस्टर मिलेगा, आपको वहां पे परचेस रजिस्टर मिलेगा, आपको वहां पे कैश रजिस्टर मिलेगा, आपको बैंक बैलेंस मिलेंगे। और उनके अंदर आप जैसे चले जाओगे तो आपको सेल्स से रिलेटेड सेल्स रजिस्टर में चले जाओगे, आपको सारा सेल्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, परचेस रजिस्टर में परचेस रिलेटेड। तो आपको पता चल गया कैसे हम लोग जाके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, टैली में किस तरह से सारी चीजों को, रजिस्टर को, रिपोर्ट को देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वाउचर टाइप्स इन टैली, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वाउचर टाइप्स इन टैली से रिलेटेड
आपको जो फिलअप्स आते हैं, बहुत बार आते हैं, तो फिलअप्स में आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कौन से वाउचर्स क्या चीज के लिए यूज किए जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम 2 फिलअप्स आने के चांस बहुत ज्यादा है, तो 2 फिलअप्स यहाँ पे आ सकते हैं टैली से। सो हम लोग ये इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, वाउचर्स के सारे वाउचर्स जो है टैली के वो कहाँ पे फंक्शनल की से डायरेक्ट मिल जाते हैं। आप लोगों के घर में अगर पीसी, आप अकाउंटिंग का डेमो वर्जन, अकाउंटिंग टैली सॉफ्टवेयर का डेमो वर्जन डाउनलोड करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप सीख भी सकते हो उससे, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट वाउचर कम्स फ्रॉम F4, फंक्शनल की जो है F1, दैट इज कंपनी इन्फो, कंपनी की इंफॉर्मेशन के लिए होता है। फंक्शनल की F2 फॉर डेट चेंज, वो सिर्फ डेट चेंज के लिए है। फॉर फंक्शनल की F3, तो F1 जो है वो हेल्प के लिए होता है एक्चुअली, F1 फॉर हेल्प, F2 फॉर डेट चेंज एंड F3 फॉर कंपनी इन्फो। ये 3 जो है वो फंक्शनल की आपके वाउचर्स की नहीं है, वाउचर्स की इसके आगे की जो 6 की है वो होती है, जैसे F4, आफ्टर दैट F5, F6, F7, F8 एंड F9। यहां तक आपके वाउचर्स है, तो ये 6 की आपको याद रखनी है और इसके साथ क्या क्या वाउचर्स अटैच्ड है वो आपको याद रखने हैं, जो कि आपको फिलअप्स में मैच द पेयर्स में, मतलब शुरुआत के जो 20 मार्क्स आपके होते हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, उस वहां पे बहुत यूजफुल पार्ट में ये सारी चीजें यूज होगी। इसके बाद के F10, F11, F12 अदर 3 नीचे के 3 ऊपर के फंक्शनल की जो है वो अलग अलग चीजों के फंक्शनल की है। वाउचर्स के लिए 6 की है। सबसे पहला आता है कॉन्ट्रा वाउचर, ठीक है। तो अगेन न्यू वर्ड आपके लिए कॉन्ट्रा है। तो कॉन्ट्रा का मतलब होता है कैश टू कैश, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू बैंक। 4 चीजें मैंने बोली है। जहां जहां भी आपके ट्रांजेक्शन कैश टू कैश हो रहे हैं, मतलब आपने किसी को कैश दिया है या किसी को कैश दिया नहीं, कैश टू कैश मतलब या तो आपने कैश टू कैश का मतलब हो गया कि कैश से कैश में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है। कैश से बैंक में मतलब आपने कैश को क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया है। कैश को बैंक से विड्रॉ किया है, मतलब बैंक से कैश निकाला है। सो कैश टू बैंक मतलब कैश से कैश को बैंक में डिपॉजिट किया, तो वो एंट्री होगी कॉन्ट्रा वाउचर में। बैंक से कैश विड्रॉ किया, तो बैंक से कैश विड्रॉ होगा, तो वो एंट्री होगी कॉन्ट्रा वाउचर में। और बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन मतलब आप किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो। सो बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन, तो इस तरह के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री होते हैं। सो कॉन्ट्रा स्टैंड फॉर कैश एंड बैंक बैलेंसेस, कैश टू कैश, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू बैंक। इन एंट्रीज से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होते हैं तो वो कॉन्ट्रा वाउचर में एंटर होते हैं, ये आपको ध्यान रहना है। F4 फॉर कॉन्ट्रा वाउचर। नाउ कम F5, F5 इज द पेमेंट वाउचर, ठीक है। तो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखा होगा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा होगा, जहां पे पेमेंट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। जहां भी एक्सपेंसेस पे करते हैं वो होता है पेमेंट। अब पेमेंट वाउचर का यूज कहां पे होगा, तो सिर्फ एक्सपेंडिचर पे नहीं, ध्यान से देखिए मैं बताता हूं आपको। आपने कुछ भी अमाउंट कैश से पेड किया है, कैश से पेड किया है मतलब कैश में कोई एक्सपेंस पे की, कोई एक्सपेंस आपने बैंक से पे की, किसी डेटर को आपने अमाउंट पेड किया है, किसी भी क्रेडिटर को अमाउंट पेड किया है इन द केस ऑफ डेबिट नोट, राइट। तो पेमेंट वाउचर का यूज होगा जब भी आप पेमेंट करोगे। और टैली में पेमेंट की अगर आपको एंट्री करनी है, आप पेमेंट वाउचर यूज करते हो। अब इसके बाद आता है F6 फॉर रिसिप्ट वाउचर, ठीक है। अब गाइस रिसिप्ट वाउचर आ गया F6। अब रिसिप्ट वाउचर में क्या होता है, सो रिसिप्ट वाउचर में आप क्या करोगे, पैसा आपके पास जब भी आएगा, मतलब किसी क्लाइंट से पैसा आया, किसी क्रेडिटर से पैसा आया, किसी डेटर से मान लीजिए इन द केस ऑफ क्रेडिट नोट पैसा आया, तो आप ये सारे पैसे को एंट्री करोगे रिसिप्ट वाउचर में। मतलब आपकी बिजनेस में जब भी पैसा आएगा रिसिप्ट वाउचर में, बिजनेस से जब भी पैसा जाएगा मतलब आपने पेमेंट किया कभी, तो पेमेंट वाउचर में, ठीक है। नेक्स्ट इज F7 फॉर जर्नल वाउचर। अब जर्नल वाउचर में आप जर्नल एंट्रीज करते हो, ठीक है। जर्नल वाउचर किस चीज के लिए यूज होता है, इन द केस ऑफ टैली, तो टैली में जर्नल वाउचर यूज होता है फॉर एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम। अब आप पूछो नॉन कैश आइटम क्या है, तो लास्ट चैप्टर में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में वेरी क्लियरली देखा था नॉन कैश आइटम। डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो आप कोई टैक्स चार्ज कर रहे हो अगर किसी पर्टिकुलर आइटम के ऊपर, एक्सेसली TDS चार्ज कर रहे हो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पार्ट होता है किसी में अगर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, कोई अमाउंट में आपने डिस्काउंट अलाउड किया है, कहीं पर डिस्काउंट पेड किया है, कमीशन अलाउड किया है, कमीशन पेड किया है, ठीक है। रेंट रिसीव्ड, को रेंट रिसीव इज रिसिप्ट, रेंट के ऊपर आपने क्या किया, TDS अलाउड किया है। तो ये सारे जो जर्नलाइज, वो सारे एंट्रीज को आप जर्नल एंट्री करके उसके लेजर को एडजस्ट करते हो।
सारे नॉन कैश आइटम को, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, डिस्काउंट, कमीशन, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को ध्यान रखना है। जर्नल एंट्रीज उसके लिए यूज होती है। देन कम एफेट फॉर सेल्स वाउचर। ओके, सो सेल्स वाउचर के लिए एफेट है, एफेट फॉर सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर आप यूज करते हो सेल्स एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए। जब भी आप सेल करते हो, कोई भी अमाउंट सेल करते हो, किसी भी अमाउंट का कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो किसी भी पार्टी को, तो सेल्स वाउचर में एंट्री करते हो। और गाइस अगर आप, मैंने जैसे आपको बताया ना कि अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट भी इससे रेडी होते हैं, तो टैली में अगर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं तो आप सेल्स में एंट्री करोगे। सेल्स में एंट्री करने के बाद जो सेल्स वाउचर में एंट्री हुआ है उसी को आप प्रिंट करते हो, सो प्रिंट इनवॉइस टाइप में आ जाती है। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ टैली सॉफ्टवेयर, जहां पर आप सिर्फ सेल्स वाउचर से ही सेल्स इनवॉइस बना सकते हो एंड परचेस वाउचर से परचेस इनवॉइस बना सकते हो। तो सेल्स वाउचर फॉर सेल्स इनवॉइस, जहां पर सेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। F9 फॉर परचेस, जहां पर परचेस वाउचर एंट्री होते हैं, परचेस एंट्रीज सारी हम लोग करते हैं कंप्लीट। तो परचेस इनवॉइस भी हमें कभी निकालनी है तो हम लोग इससे इजीली निकाल सकते हो। तो ये 6 जो इंपॉर्टेंट वाउचर्स होते हैं टैली के अंदर जो यूज किए जाते हैं, और क्या क्या चीज के लिए यूज किए जाते हैं आपको समझ में आ गया। सेल्स में आप सिर्फ न सिर्फ गुड्स बल्कि सर्विसेज भी अगर आप कभी रेंडर कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, तो आप उसको एंट्री कर सकते हो। और परचेसेस में सिर्फ गुड्स नहीं, सर्विसेज भी आप किसी से ले रहे हो, यूज कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। सो टैली इज द बेस्ट एंड वेरी सिंपल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर यूज। उसकी प्रैक्टिकल एक्टिविटी हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर ली। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, उसके इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस क्या क्या है, लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, क्या क्या कंपोनेंट यूज होते हैं इसके अंदर, क्या क्या रोल है इसके यूज करने के। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकते हैं हमारे बिजनेस पर्पस के लिए, क्या क्या कंपैरिजन करना है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और मैनुअल अकाउंटिंग के बीच का हमने कंपैरिजन देखा, उनके कंपैरिजन को हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि टैली जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज किया जा सकता है, और सिंप्लीफिकेशन में हम लोग उसके कैसे कैसे सोर्सेज से हम लोग सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं, पायरेटेड वर्जन हो, डेमो वर्जन हो, या फिर कोई भी वर्जन हो, तो उसको ओपन मार्केट में किस तरह से, तो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। वो सारी चीजें हम लोगों ने इन डिटेल इस चैप्टर में देखी। ठीक है, सो गाइस इस तरह से हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट किया और सारी चीजें इसमें देखी, टैली सॉफ्टवेयर किस तरह से यूज करते हुए देखा। सो गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हो एडिशनली। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और डिटेल में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो 12th से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, सारे के सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी हमारे ऐप डिजिटल एरा में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो गाइस उस ऐप को डाउनलोड करें और एंजॉय करें अपनी स्टडी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।